नमस्कार और डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण शो में से एक लेकर आए हैं, जिसमें हम ये डिकोड करेंगे कि आने वाले 12 महीनों में दुनिया और भारत के इकोनॉमी का क्या होगा। जो लोग आगे की योजना बनाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि निवेश करें या नहीं, वे अमेजिंग निवेशक और लेखक प्रतिभाशाली रुचिर शर्मा और उनके 2026 के शीर्ष 10 ट्रेंड्स को ध्यान से जरूर सुनें। रुचिर शर्मा फाइनेंशियल टाइम्स के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं और कई किताबों के लेखक हैं, जिसमें उनकी लेटेस्ट व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म भी शामिल है। वे ब्रेकआउट कैपिटल के संस्थापक और रॉकफेलर इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। तो आज का कार्यक्रम 2 भागों में है। भाग 2 2026 पर एक नज़र है, लेकिन पहले हम यह भी देखेंगे कि पिछले साल रुचिर के पूर्वानुमान कितने सटीक थे। मैं शुरू में ही एक बार फिर यह साफ कर देना चाहता हूं कि रिसर्च और इनसाइट्स सब कुछ रुचिर और उनकी शानदार टीम ने किया है। और हाँ, इस साल दुनिया और भारत की घटनाओं पर नियमित और अलग अलग इनसाइट्स पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब पर क्लिक करें और डिकोडर को फॉलो करें। लेकिन पहले रुचिर, हमसे फिर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी व्यस्त जिंदगी में आपका हमारे साथ होना वाकई बहुत अच्छा है। सही। यह बहुत अच्छा है कि इस बार आपने समय निकाला। खैर, यह साल का मेरा पसंदीदा शो है और मैं यहाँ आकर खुश हूँ। प्रणॉय, धन्यवाद। और हम पिछले साल के आपके फोरकास्ट पर बहुत सख्त रहेंगे। मुझे इसकी आदत है। मुझे लगता है कि मैं इस मामले में अब 1 दशक से ज़्यादा समय से निशाने पर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पिछले साल आपके द्वारा किए गए फोरकास्ट बनाम जो असल में हुआ उस पर एक नज़र डालकर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कहा था कि अमेरिकी प्रभुत्व के हालिया पैटर्न में एक उलटफेर होगा। असल में ठीक यही हुआ। अंतरराष्ट्रीय ने अमेरिका से 2 गुना 2 बार बेहतर प्रदर्शन किया। जरा देखिए, यूरोप स्टॉक मार्केट पर 35% रिटर्न, अमेरिका 18%, यहां तक कि उभरते बाजार भी 34%, यूएस 18%। ये सभी चीन, जापान, पूरी दुनिया, भारत को छोड़कर, भारत थोड़ा कम था, सिर्फ 3%। और ये डॉलर के संदर्भ में है, आपने बताया। हाँ, तो मुझे लगता है कि पिछले साल इस समय प्रणॉय सार्वभौमिक सहमति यह थी कि दुनिया में निवेश करने लायक एकमात्र जगह अमेरिका थी। तो अगर आप देखते, ग्लोबल इक्विटी बेंचमार्क में अमेरिका का हिस्सा, उदाहरण के लिए यह लगभग 66% था। हे भगवान। ठीक है, तो जैसे सबको यकीन था कि पैसा लगाने की एकमात्र जगह अमेरिका है, और इसके क्रेडिट के लिए अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी स्टॉक मार्केट का पिछला साल अपेक्षाकृत अच्छा रहा था। 18%, 10% के लॉन्ग टर्म औसत रिटर्न से काफी ऊपर है। और यहां तक कि यूएस इकोनॉमी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जैसा कि हम देखेंगे। हालांकि एक रिलेटिव बेसिस पर बाकी दुनिया ने अमेरिका से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, वास्तव में संभवतः 15 सालों में सबसे बड़े अंतर से। वाह। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड की शुरुआत है। हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ एक बार की बात है, जैसे ये 2017 में हुआ था, या ये एक लंबी अवधि के ट्रेंड का हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 एक बड़ा मोड़ था। सही। और बाकी दुनिया के स्टॉक बाजार अगले कुछ सालों में बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे। नहीं, मेरा मतलब है, मैं तो सचमुच चौंक गया था जब आपने वह फोरकास्ट किया, क्योंकि अमेरिका, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा कर रहा था और आपने अचानक कहा मैं तुलनात्मक रूप से रिवर्स करूंगा। हाँ, क्या संकेत? मेरा मतलब है, क्या आपने उसे कैसे देखा? खैर, इसका कुछ हिस्सा यह है, आप जानते हैं, जब इतनी सार्वभौमिक सहमति हो, जहां हर किसी का एक ही नजरिया हो, तो आप खुद से जो सवाल पूछते हैं वह है कि खरीदने के लिए कौन बचा है। कि अगर हर कोई एक तरह से पहले से ही बुलिश है सही एक देश के बारे में, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने सारे कैपिटल पहले ही वहां लगा दिए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यही बात है कि अमेरिका हमेशा दुनिया का सबसे प्रमुख स्टॉक मार्केट और यहां तक कि इसका सबसे बड़ा इकोनॉमी भी बना रहेगा, आकार में। लेकिन आप जानते हैं, इस मामले में ये चीजें उलट जाती हैं। हाँ, पिछले 100 वर्षों में हमेशा ऐसा ही रहा है। लेकिन आप काफी दौरों से, यहां तक कि दशकों से भी गुजरे हैं, जब बाकी दुनिया ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वो एक अमेजिंग फोरकास्ट। और जैसा कि मैं वेल्थ मैनेजमेंट फर्म 360 के ग्राहकों को सलाह देता रहा हूं कि उन्हें वास्तव में सिर्फ अमेरिका में निवेश करने से परे सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कहा कि अमेरिका ने एक घातक गलती की है।
एक राजकोषीय घाटा अपने आप में एक अलग ही स्तर पर है। वास्तव में जो हुआ वह यह था कि टैरिफ ने राजकोषीय चिंताओं को कम कर दिया और 10 वर्षीय यील्ड में गिरावट आई। लेकिन राजकोषीय घाटे को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें। अमेरिका 6.9 से घटकर 6 पर, लेकिन फिर भी 6%, जबकि यूरोप उसका आधा 3% पर है। भारत तो अमेरिका से भी बहुत कम है, 4.8, और कुल मिलाकर उभरते बाजार 4.8, तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कुछ हद तक एक सरप्राइज था और ये उस तरह से नहीं हुआ जैसा मैं उम्मीद कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका में बजट घाटे को कम करने का प्रोत्साहन बहुत कम है और राजनेता जब तक कि वे किसी संकट का सामना नहीं करते, सही, उनकी आदत बस ज़्यादा खर्च करने और जहां भी संभव हो टैक्स में कटौती करने की है, क्योंकि वे बस एक तरह से पैसा वापस देना चाहते हैं या वे बस दूसरों का पैसा खर्च करना चाहते हैं, है ना? तो राजनेता यही करते हैं। सही। तो असल बात यह है कि बिना किसी बड़े संकट के अमेरिका का बजट घाटा कम हो गया, क्योंकि यहां टैरिफ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। टैरिफ से होने वाली आय ने जीडीपी के 1% तक का योगदान दिया अमेरिका के राजकोषीय घाटे में, और उसी ने राजकोषीय घाटे को कम करने में मदद की। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका, आप जानते हैं, कामयाब रहा है। लेकिन फिर भी 6% ज्यादा है। 6% अभी भी बहुत ज्यादा है, और मैं अब भी मानता हूं कि यह अमेरिकी आर्थिक मॉडल में एक बुनियादी कमी है कि वे जीडीपी के लगभग 3% का बजट घाटा चलाते थे। वाह। पिछले दशक के ज्यादातर समय में, जैसे कि 2010 के दशक में, अब औसत 6% लगता है जैसे कि यह नया सामान्य हो। वाह, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और मुझे लगता है कि जैसा कि हम बाद में शो में चर्चा करेंगे, मुझे संदेह है कि 6% के और बढ़ने की संभावना है 2026 में वापस। वाह। लेकिन कम से कम 2025 में बॉन्ड यील्ड में उतनी वृद्धि नहीं हुई। सही है। और इसलिए आपको कुछ राहत मिली। सही। बजट घाटे के न बढ़ने के कारण। सही। पिछले साल आपका तीसरा फोरकास्ट ये था कि अमेरिका कम असाधारण दिखेगा। असल में हुआ यह कि अमेरिका एआई से मिली भारी बढ़त के बावजूद अमेरिका की विकास दर धीमी हो गई, और हम सब जानते हैं कि एआई पर कितना पैसा खर्च हुआ। देखिए अमेरिका में क्या हुआ। असली जीडीपी विकास दर 2.8 से गिरकर 2.1% हो गई, जबकि ग्लोबल ये स्थिर रही और भारत में ये बढ़ी, लेकिन अमेरिका में गिरावट आई। नहीं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि यह अपेक्षाकृत प्रभावशाली है कि अमेरिका 2.1% की दर से भी विकास कर पाया, क्योंकि इसका आधार बहुत बड़ा है। इसका आधार बहुत बड़ा है, लेकिन असल बात यह है कि इससे पहले के सालों में अमेरिकी इकोनॉमी कुछ सालों में और भी तेजी से बढ़ रहा था, खासकर बाकी दुनिया की तुलना में नॉमिनल टर्म्स में। पिछले साल वह ट्रेंड, आप जानते हैं, जैसे कि हल्का पड़ गया क्योंकि बाकी, तो मुझे लगता है कि पहले ट्रेंड और यहां तक कि तीसरे ट्रेंड में जो बड़ी कहानी थी वह सामान्य है, न कि ये कि अमेरिका का साल खराब रहा, अमेरिकी इकोनॉमी टिका रहा। भले ही ये बहुत हद तक इस तथ्य के कारण टिका रहा कि ये एआई पर एक बड़ा दांव बन गया है, लेकिन 2025 की बड़ी कहानी बाकी दुनिया थी। दोनों ही संदर्भों में हाँ, स्टॉक मार्केट और आर्थिक विकास के मामले में लोगों की उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। तो वो वास्तव में 2025 की बड़ी कहानी थी कि अमेरिकी अपवादवाद खत्म हो गया। बाकी दुनिया और भारत 7.2। हाँ, लेकिन अब भारत के जीडीपी तरह के डेटा पर हम चर्चा कर सकते हैं कि इसमें से कुछ तकनीकी है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में इन्फ्लेशन डेटा संभवतः वास्तविक जीडीपी विकास को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। सही सही। लेकिन आम तौर पर आप जानते हैं, जैसे भारत और बाकी उभरते बाजारों में भी आर्थिक विकास बेहतर रहा, खासकर अमेरिका के मुकाबले उम्मीदों की तुलना में। खैर, मुझे कहना होगा कि मेरे पसंदीदा विषयों में से एक, जिन पर हमने पहले चर्चा की थी, 7.2 बढ़िया है। हाँ, लेकिन मैं 25 साल तक हर साल चीन जाता था और मैंने देंग शियाओपिंग को देखा और वे 12%, 14% की दर से बढ़ रहे थे। सही। तो 7.2 पहले से बहुत बेहतर और होनी चाहिए। खैर, बहुत बेहतर नहीं, लेकिन एक काफ़ी अच्छी दर। लेकिन जब तक हम 12-14 तक नहीं पहुंचते, हम दूसरे नहीं बन पाएंगे। एशियाई चमत्कार। चमत्कार, हाँ, जैसा कि आप कहते हैं, जैसे आप जानते हैं, कहने के लिए तो हमें तभी खुश होना चाहिए जब हम 12 या 14% तक पहुंच जाएं। मैं सच में ये मानता हूं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और आप जानते हैं, हम हाँ,
हम इस पर बात करेंगे जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा कि अगर भारत बहुत तेज़ी से विकास करना चाहता है, इन विकास दरों को बनाए भी रखना चाहता है, क्योंकि इसका आधार भी कम है। हाँ, कम आधार के अलावा कुछ तकनीकी मुद्दे हैं, इसीलिए विकास दर आप जानते हैं 8% के ज़्यादा करीब लगती है बजाय संभवतः असली 6% के। सही है। जिसे हम देख सकते थे आने वाले साल या उसके आसपास में देख सकते हैं। सही। और इसका कारण यह है कि जीडीपी डिफ्लेटर के कुछ समस्याएं पैदा करने के अलावा इसके बारे में बहुत ज़्यादा तकनीकी हुए बिना मूल मुद्दा यह है जो भारतीय स्टॉक बाजारों के प्रदर्शन में दिखाई देता है, जिसके बारे में हमने बात की थी, जो अन्य डेटा में भी दिखाई देता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत को बहुत अधिक विदेशी कैपिटल की ज़रूरत है और बहुत कम लोगों को निर्यात करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बजाय हम भारत में जो देख रहे हैं वो ये है कि वास्तव में विदेशी कैपिटल इस देश में नहीं आ रहा है, बल्कि यह भारत से बाहर जा रहा है। हाँ, इस साल वो वास्तव में बहुत चिंताजनक था। हाँ, और दूसरा मुद्दा ये है क्योंकि बड़ी बातों में से एक, मेरा मतलब है चीन के 12% के प्रमुख कारणों में से एक पैसा आ रहा था, जैसे हाँ, विशेष रूप से प्रत्यक्ष विदेशी इन्वेस्टमेंट कि उन्हें मिल रहा था। आप जानते हैं जीडीपी प्रत्यक्ष विदेशी इन्वेस्टमेंट का 3 से 4% तेजी के सालों के दौरान, जबकि भारत का नेट एफडीआई लगभग 0 है। वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां तक कि ग्रोसेफ.डी भी जीडीपी का लगभग 1% है। तो मुझे लगता है कि जो मूल मुद्दा है जिससे भारत को निपटना है वह यह है कि हम और अधिक विदेशी कैपिटल कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि निजी खास तौर पर इन्वेस्टमेंट, उद्योगों और वगैरह में सीधा इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि उससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में भी मदद मिलती है। हाँ हाँ। और साथ ही जैसा कि हम इस बारे में बात करेंगे कि आप कम लोगों का निर्यात भी कैसे करते हैं, जो ये है कि बहुत सारे लोग भारत छोड़ रहे हैं, खास तौर पर अब बड़े पैमाने पर, कि मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में लगभग 7 लाख लोगों ने भारत छोड़ा। वह आंकड़ा पिछले दशक में यह 3 लाख के करीब हुआ करता था। वाह। और 2 दशक पहले लगभग संतुलन में था। तो हम यहां एक त्वरित ट्रेंड क्यों देख रहे हैं जहां लोग देश छोड़ रहे हैं? सही। मुझे लगता है कि वे 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है हमें संबोधित करने की जरूरत है। ये है, बहुत दिलचस्प है ये वृद्धि। मुझे लगता है कि आप बाद में भी इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, सारे वीजा प्रतिबंधों और हर तरह के बावजूद हाँ, आप प्रवासन विरोधी। खैर, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, ये सही है। चौथा प्रेडिक्शन जो आपने किया था वो ये था कि नए सितारे उभरेंगे, और असल में 2025 में यह हुआ कि अमेरिका से तेजी से बढ़ने वाले उभरते बाजारों की संख्या में उछाल आया। 2024 में 52% उभरते बाजारों की प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास दर अमेरिका से तेज थी, 52। पिछले साल ये बढ़कर 76 हो गया। अब आपने ऐसा होते हुए कैसे देखा? खैर, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि कम आधार के कारण कई उभरते बाजारों को अमेरिका से तेजी से बढ़ना चाहिए। सही, लेकिन 52 से 76? हाँ, और ऐसा ही 2000 के दशक में हुआ करता था जब सभी उभरते बाजार फल फूल रहे थे, लेकिन पिछले लगभग 10 वर्षों से उभरते बाजारों के लिए बहुत 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 मुश्किल रही है। तो मेरा कहना यह था कि उन्होंने पर्याप्त आर्थिक सुधार किए हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था सुधार ली है और अब वे बेहतर ढंग से विकास करने की स्थिति में हैं। मेरा मूल रूप से यही मानना था जब मैं उभरते बाजारों का जायजा ले रहा था। हाँ हाँ। और ये एक तरह से अपने आप हो रहा है। हाँ। और मुझे लगता है कि इसमें तेजी आएगी। तो आपके पास कुछ देश हैं, चाहे वह एआई बूस्ट के कारण था, जैसे ताइवान वगैरह, आप जानते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ताइवान अमेजिंग रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी की तरह। और फिर पूर्वी यूरोप और दूसरी जगहों के अन्य देश भी हैं जहां विकास में तेजी आई। तो मुझे लगता है कि यह उभरते बाजारों के लिए अच्छी खबर है। सही है कि एक ऐसे दौर के बाद जहां कई देशों में अमेरिका की तुलना में विकास गिर रहा था, अब अमेरिका की तुलना में विकास में तेजी आ रही है। तो इसका मतलब होना चाहिए कहीं ज्यादा स्टॉक मार्केट बेहतर प्रदर्शन, उभरते बाजारों के लिए कहीं ज्यादा कैपिटल फ्लोज और नए सितारे उभर रहे हैं। काफी बड़ा बदलाव जो आपने देखा। हाँ, एक बार के लिए तो आपने इसे सही समझा। ठीक है, 5वीं फोरकास्ट जो आपने की थी वह थी कि चीन फिर से निवेश के लायक हो जाएगा। अब आप कई सालों तक चीन के बारे में थोड़े नकारात्मक थे, और फिर मैंने यह फोरकास्ट देखा और मैंने कहा यह एक बड़ा बदलाव है कि आपने अचानक एक मोड़ देखा। वास्तव में जो हुआ, चीन के शेयरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया। चीन का स्टॉक मार्केट रिटर्न 31% था और अमेरिका का 18% था।
क्या बदलाव है? हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं जो महसूस कर रहा था वह ये था कि बहुत से लोग चीन को लेकर निराशावादी हो गए हैं। वह ये है कि हाँ, चीन में उसके कर्ज से लेकर जनसांख्यिकी तक बहुत सारी समस्याएं हैं, आबादी सिकुड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ वह ये था कि चीन जो विदेशी निवेशक समुदाय और सभी लोग हैं, वे सभी चीन को निवेश के लायक नहीं कह रहे थे। हम चीन में निवेश नहीं कर सकते। और फिर मुझे लगता है कि उन्होंने फिर से खोजा कि नहीं, जब एआई और तकनीक जैसी चीज़ों की बात आती है तो चीन अभी भी एक बहुत अच्छा दांव है। और इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया भर में हो रहे एआई बूम से प्रेरित होकर और इस तथ्य से कि चीन के पास एआई में ऐसी क्षमताएं हैं, चीनी स्टॉक मार्केट अलीबाबा, टेंसेंट जैसी अपनी कंपनियों के नेतृत्व में एक बड़ी वापसी करने में सक्षम था। आप जानते हैं? सही। जानती नहीं है। और कुछ अन्य कंपनियां जिन्होंने बहुत प्रतिस्पर्धी एलएलएम मॉडल विकसित किए। सही। तो चीनी स्टॉक मार्केट ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया और फिर से निवेश के लायक बन गए, जो कि उसके बाद हाँ, कई सालों तक नजरअंदाज किए जाने के बाद, आपके द्वारा भी कई सालों तक, और फिर ये बदलाव हुआ और ये सही निकला। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। दूसरा वाला, असल में छठा फोरकास्ट जो आपने किया था वह वाकई अमेजिंग था। आपने कहा था कि भारतीय स्मॉल कैप अब आकर्षक नहीं रहेंगे, और यह कई सालों तक स्मॉल कैप्स के मिड कैप्स और लार्ज कैप्स से बहुत बेहतर प्रदर्शन करने के बाद हुआ था। असल में क्या हुआ? स्मॉल कैप्स ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। लार्ज कैप 10.5 ऊपर गए, मिड कैप 6.2 और स्मॉल कैप -5.3 नीचे गए। अब कई सालों की तुलना में यह एक पूरा बदलाव है, जहां स्मॉल कैप में निवेश करने की बात थी और पिछले साल इसका उल्टा था। हाँ, और ये सभी आंकड़े रुपए के हिसाब से हैं, तो जाहिर है डॉलर के हिसाब से ये थोड़ा और भी ज्यादा है। हाँ, लेकिन अपेक्षाकृत यह वैसा ही होगा जैसा कि कहते हैं। ये सही है वहां। लेकिन यहां बात यह है कि जो मूल्यांकन है, आप जानते हैं, ये है जैसे हम भूल जाते हैं, हम इन सब उन्मादों में फंस जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि मूल्यांकन नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है। जो ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स का मूल्यांकन बहुत महंगा हो गया है, और यह भी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स से उनकी कमाई वगैरह को लेकर उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। लेकिन अब असल में हम जो देख रहे हैं, और यह सामान्य तौर पर थोड़ा चिंताजनक है, वह यह है कि पिछले साल में कुल मार्केट की रेवेन्यू वृद्धि सिर्फ 4% रही है। सही। जीडीपी ग्रोथ के साथ जो हुआ है उससे एक बड़ा डिस्कनेक्ट है ना? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाँ, 8% प्रकार की जीडीपी वृद्धि, और फिर भी समग्र स्टॉक मार्केट की रेवेन्यू वृद्धि 4% है, और स्मॉल कैप्स रेवेन्यू और प्रॉफिट वृद्धि वास्तव में नकारात्मक रही है। वह कुल मिलाकर हाँ, है ना? तो मुझे लगता है कि वास्तव में यही इसे नीचे खींच रहा है। बड़ा बदलाव कि आपको इन स्मॉल कैप शेयरों में से कुछ में एक बड़ी मूल्यांकन वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, सालों के बेहतर प्रदर्शन के बाद। सही। और फिर पिछले 1 साल या उसके आसपास में हमने देखा है कि रेवेन्यू वृद्धि, विशेष रूप से स्मॉल कैप्स की प्रॉफिट वृद्धि नकारात्मक हो गई है। समग्र मार्केट की यह धीमी हो गई है। क्या बदलाव है? लेकिन उनके लिए यह कम है, नकारात्मक हो गई। तो मुझे लगता है कि यह एक असली रुकावट है। और फिर यह आपको बताता है कि जीडीपी, विकास और दूसरी चीजों पर हमारे यहां जो तमाम सुर्खियों में छाई आशावादिता है, उसके बावजूद स्टॉक मार्केट थोड़ी अलग कहानी बता रहा है। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स, खैर, स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां लोग अपनी कथनी को करनी में बदलते हुए पैसा लगाते हैं, और ये असल में यथार्थवादी है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह इस तथ्य के कारण भी है कि ये स्मॉल कैप स्टॉक आर्थिक रूप से बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है। तो वे बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, जहां जाहिर तौर पर नकारात्मक रेवेन्यू और प्रॉफिट विकास के लिए कहीं कोई मंदी हो रही है। सही। पिछले साल आपके द्वारा किए गए 10 पूर्वानुमानों में से 7वां यह था कि एआई पर ज्यादा खर्च होगा, जिससे बड़ी टेक को नुकसान होगा। और ये मैग्निफिसेंट 7 हैं, या जिन्हें मैग 7 के नाम से जाना जाता है, वे अमेरिकी मार्केट का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं। हाँ, मैग्सा अमेरिकी रिटर्न के मामले में 23% ऊपर और स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स केवल 18 ऊपर। तो मैक्स 7 ने दूसरे स्टॉक्स की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। हाँ, तो मुझे लगता है कि यह वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने उम्मीद की थी, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मैं एआई की शक्ति में बहुत विश्वास करता हूं, और इस तथ्य में कि सही, एआई का एक बहुत बड़ा उत्पादकता प्रभाव होने वाला है। लेकिन मैं वास्तव में उस पैसे की मात्रा को लेकर चिंतित हूं जो इनमें से कुछ कंपनियां खर्च कर रही हैं, और वे इस कैपिटल पर रिटर्न कैसे पाएंगी।
मुझे लगता है यही मेरी चिंता रही है। और मैंने सोचा था कि 2025 में निवेशक इस बारे में बहुत अधिक चिंतित हो जाएंगे। सही। और अब जैसा कि अगला ग्राफ दिखाता है कि हाँ, यह रहा। हाँ, ज्यादा खर्च करने से इसे नुकसान होगा, लेकिन मैग्निफिसेंट 7, मैग 7 वे बिखर गए और गूगल 66% और वे एआई पर थोड़ी देर से शुरुआत करने वाले थे। और माइक्रोसॉफ्ट जो केवल 16% बढ़ा था, संस्थापकों में से एक था। तो और अमेजन 5%। तो कितना बड़ा अंतर है, 66 से 5%। ये बिखराव क्यों? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपको एक और कहानी भी बताता है। तो जैसा मैंने कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि चिंताएं होंगी कि निवेशक यह पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है, यह सारा पैसा कहां जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके बजाय हमने जो देखा वह यह था। कुल मिलाकर ऐसा नहीं लगता कि चिंताएं थीं, क्योंकि कुल रिटर्न बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो वे चिंताएं सामने आ रही हैं। अमेज़न के कम प्रदर्शन करने का कारण मेटा ने भी, आप जानते हैं, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह था कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं और वे असल में पहली बार कर्ज लेना शुरू कर रही हैं अपने एआई निवेशों को फाइनेंस करने के लिए। सही। जबकि गूगल और एनवीडिया वे अब भी कैश काउ बनी हुई हैं कि वे कोई कर्ज नहीं ले रही हैं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। वे बहुत सारा कैश बना रही हैं। और गूगल और ख़ास तौर पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, अल्फ़ाबेट जैसा कि इसे मार्केट में जाना जाता है, क्योंकि वे हर मोर्चे पर शानदार काम कर रही हैं। तो वे चिप्स के मोर्चे पर उनके पास जो एआई मॉडल हैं उन पर गंभीर प्रगति करने में सक्षम थी। और अब यह तथ्य कि उनके पास गूगल और यूट्यूब जैसे सर्च इंजन हैं। यूट्यूब तो बस अभूतपूर्व, आसमान छू रहा है। हाँ हाँ हाँ। और आपको पता है, जैसे भारत में भी वो आंकड़े जैसे इस मामले में अविश्वसनीय रूप से ज्यादा हैं कि यह पसंदीदा बन गया है। हाँ, टीवी स्टेशन एक तरह से सही। आम आदमी के लिए, जहां 60 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन इसे देखते हैं, मुझे बताया गया है। सही। तो मुझे लगता है कि असल में यही हुआ है कि वे पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और इसलिए गूगल अच्छा कर रहा है। और कुछ दूसरी एआई कंपनियों के विपरीत, जो अब एआई में अपने निवेश के लिए बहुत सारा कर्ज ले रही हैं, गूगल और एनवीडिया के पास अभी भी बहुत सारा पैसा है। तो मुझे लगता है कि यह अंतर दिख रहा है। मैं एक छोटी सी अलग से टिप्पणी करना चाहता हूं कि जब मैं 3-4 साल पहले सिलिकॉन वैली की यात्रा करता था तो लोग गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई को लेकर बहुत संशय में थे। लेकिन देखिए सुंदर पिचाई ने क्या किया है, वो बाकियों से आगे हैं। 66%, ये लगभग कम से कम पिछले साल। हाँ, पिछले साल। हाँ, लेकिन तो मुझे उम्मीद है कि हर उनके बारे में नज़रिया बदल गया है, क्योंकि मेरा मतलब है उन्होंने सच में प्रदर्शन किया है। जैसे अल्फाबेट के लिए एक शानदार साल, या हाँ, गूगल जैसा कि उन्हें जाना जाता है। हाँ, सही सही सही। ठीक है, आपके 10 पूर्वानुमानों में से आपका 8वां था कि ट्रेड अमेरिका के बिना दुनिया भर में बढ़ता है। वास्तव में ट्रेड अमेरिका में गिरा और अमेरिका के बाहर बढ़ा। अब अमेरिका ने टैरिफ लगाए, लेकिन निर्यात विकास दरों को देखें। अमेरिका को छोड़कर दुनिया में ट्रेड की विकास दर 5% से बढ़कर 6.4% हो गई। बढ़िया। और अमेरिका में ट्रंप जो चाहते थे उसके लगभग बिल्कुल विपरीत, यह 4.6 से 4.1% तक नीचे चला गया। क्या ऐसा क्यों हुआ है? हाँ, मुझे लगता है कि आप जानते हैं यहां दो बातें चल रही हैं। एक तो यह कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर ट्रेड युद्ध को जाहिर तौर पर बढ़ाने का फैसला किया। बड़ी दिलचस्प बात है कि बाकी दुनिया ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। सही है, सही है। तो ये एक बात थी जिसने ट्रेड युद्ध से हुए नुकसान को नियंत्रित किया। बाकी दुनिया ने, हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा हम भी बढ़ाएंगे, हाँ हाँ, बल्कि उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ, पता है, हम बातचीत करेंगे, और उससे ट्रेड युद्ध का असर कम हो गया। लेकिन दूसरी बात, जो शायद ज्यादा दिलचस्प ट्रेंड है, जिसके बारे में मैंने पिछले साल बात की थी, वह सामने आ रही है। यह है कि कई देश कह रहे हैं ठीक है, अमेरिका हमारे साथ ऐसा कर रहा है, आइए पता लगाएं कि एक दूसरे के साथ ट्रेड और कितना कुछ कर सकते हैं। मैं समझता, हम अभी भी मुक्त ट्रेड के लाभों में विश्वास करते हैं, और यह भारत के लिए भी सच है। सही है। वो ये कि अगर आप भारत को देखें तो जब जैसे एक बात जो हम पहले कहते थे वो ये थी कि भारत थोड़ा ज्यादा ही संरक्षणवादी था। सही है। लेकिन अब हम हाल ही में देख रहे हैं कि भारत दूसरे देशों के साथ और ज्यादा ट्रेड सौदे करने लगा है, और वह भी बहुत तेजी से। मुझे लगता है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ एक सौदा कम समय में किया था। हाँ हाँ हाँ। और अब मध्य पूर्व में आप जानते हैं, जैसे उन्होंने ओमान के साथ किया है, बहुत ही मतलब
कम समय में एक ज्यादा व्यापक समग्र आर्थिक साझेदारी। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं यही बात है जो ये है कि और यूरोप का भारत सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देता है जब कोई संकट होता है। हाँ, और यह कर रहा है, अभी ये वही कर रहा है जैसा आपने कहा, तेजी से। बिल्कुल, चाहे वो ट्रेड हो, ये विनिमय मुक्ति है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आप जानते हैं, जैसे कानूनों में कुछ बदलाव। तो मुझे लगता है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि वे जैसे थोड़ी घेराबंदी में हैं और इसलिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इसलिए वे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खासकर ट्रेड के मोर्चे पर मुझे लगता है कि हमने भारत के रवैये में एक बड़ा बदलाव देखा है दूसरे देशों के साथ ट्रेड सौदे करने में, और यह दूसरे क्षेत्रों में भी सच है। अगर आप यूरोप और लैटिन अमेरिका, इन सभी जगहों को देखें, वे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं और आंकड़े यही दिखाते हैं। और आपकी कही एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि आपको यकीन नहीं है कि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, लेकिन वे दुनिया को और महान बना रहे हैं। खैर, ये मार्केट के प्रदर्शन में दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, यह इस तथ्य की प्रतिक्रिया है। मार्केट प्रदर्शन, निर्यात प्रदर्शन, वो दुनिया को फिर से महान बना रहा है, क्योंकि वह एक तरह से दुनिया को अपनी हालत सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हाँ, मतलब सुनो, अगर हमें इस शत्रुतापूर्ण दुनिया में प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमें अपनी हालत सुधार लेनी चाहिए या दूसरे देशों के साथ बेहतर मजबूत संबंध बनाने चाहिए। तो यहां यही हो रहा है। तो पृथ्वी को फिर से महान बनाना, मेघा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। आपका 10 में से 9वां ये था कि वैश्विक स्तर पर निजी फंडिंग धीमी हो जाएगी, और असल में जो हुआ वह यह था कि निजी क्रेडिट में प्रवाह गिर गया और कंपनियां दबाव में हैं। पिछले साल S&P 18% बढ़ा, लेकिन प्रमुख निजी इक्विटी कंपनियां 12% गिर गईं। अब आपको यह थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाना होगा। प्रमुख निजी इक्विटी कंपनियों से आपका क्या क्या मतलब है? हाँ, और ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऐसी फर्में हैं जो आमतौर पर ऐतिहासिक रूप से प्राइवेट इक्विटी फर्में हुआ करती थीं, लेकिन अब वे बहुत बड़ी हो गई हैं। वे प्राइवेट क्रेडिट भी करते हैं, जो आप जानते हैं बैंक उधार के बजाय, आप जानते हैं ये प्राइवेट क्रेडिट सौदे हैं जो कि जाते हैं, जिसे ये लोग फाइनेंस कर पाते हैं। तो ये प्राइवेट क्रेडिट के दिग्गज हैं, जैसे कि वे बन गए हैं, और यहीं पर फाइनेंस बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, जिसका मतलब है कि पिछले 1 दशक या उससे ज़्यादा समय में प्राइवेट बाजार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले साल जो हुआ वह यह है कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, जो ये है कि अगर पब्लिक बाजार इतना अच्छा कर रहे हैं तो क्या मुझे अपना इतना पैसा प्राइवेट बाजारों में लॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि यही हो रहा था, और इसलिए प्राइवेट इक्विटी के मोर्चे पर हमने अमेरिका और यहां तक कि यूरोप जैसी जगहों पर पाया कि लोगों ने जो एग्जिट देखे वे बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, कि पाते हैं कि इन प्राइवेट सह इक्विटी कंपनियों ने 3, 4, 5 साल पहले बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पर निवेश किया था, लेकिन हम बाहर कैसे निकले? तो एग्जिट बन जाते बहुत एक ज़्यादा बड़ा मुद्दा। और प्राइवेट क्रेडिट पर भी लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्योंकि प्राइवेट क्रेडिट बाजारों में कुछ हाई प्रोफाइल मुसीबतें हुई कि हम थोड़ा बन गया, यहां ये सारे लोन दे रहे हैं, लेकिन इन कंपनियों का उधार देने या लेने का ज्यादा इतिहास नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वह कैपिटल वापस मिलेगा? सार्वजनिक बाजारों के विपरीत जो बहुत ज्यादा परीक्षित है। तो मुझे लगता है कि उस तरह का, हाँ, वास्तव में क्या बदलाव है? हाँ, तो मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो हम इस समय देख रहे हैं। और आपके सभी 10 में से 10वां हमेशा की तरह कुछ थोड़ा हटकर था, मोटापा। कोई जादुई समाधान नहीं है ये सभी दवाएं और इंजेक्शन वगैरह। वास्तव में जो हुआ वह यह था कि मोटापा रोधी दवाएं अभी भी एक सनसनी थीं, लेकिन बिक्री बहुत ज़्यादा थी, पर बिक्री में तेज़ी से गिरावट आई। मेरा मतलब है वे 2024 में 27%, 43%, 64% बढ़ रही थीं, और ये 26% तक गिर गई। फिर भी बुरा नहीं है, 26%। बिल्कुल, हाँ। लेकिन क्या लोग इसके बारे में चिंतित हैं या? खैर, में से एक, आप जानते हैं, जैसे यह एक उच्च आधार है, हाँ, क्योंकि ग्रोथ हो, सही, पहले ही विस्फोट हो चुका था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी कुछ ऐसा है जो लोकप्रिय है। ग्रोथ रेट्स धीमी हो गई हैं, तो मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे इस मामले में ईमानदार होना होगा कि मेरा पक्षपात यहाँ बोलता है, क्योंकि मैं थोड़ा प्रकृतिवादी हूँ, और इसलिए
और सबसे बुरी बात यह है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। दिखने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं असल में। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिखने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसलिए जैसे कुछ ग्रोथ रेट्स धीमी हो गई होंगी, लेकिन इसका कुछ लेना देना बेस इफ़ेक्ट से हो सकता है। लेकिन पूरी ईमानदारी से वे कुल मिलाकर अभी भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। हाँ, आप जानते हैं वहाँ बेशक स्टॉक की कीमत का प्रदर्शन अब बहुत अलग हो रहा है कि आप जानते हैं कुछ कि जिनमें नई सफलताएं मिली हैं, या आप जानते हैं जैसे अमेरिका में एली लिली हाँ, ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि यूरोप में नोवो नॉर्डिस्क ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। सही। तो आप और ज़्यादा विचलन देख रहे हैं, शायद मार्केट का कुछ और परिपक्व होना। सही। तो मुझे नहीं लगता कि ये सनक चली गई है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा चलन में है, लेकिन असल बात यह है कि विकास दर धीमी हो गई है। और ओपेरा मंत्रालय ने यह दिखाया है कि ये अभी भी एक सनक है। ठीक है, आइए आपके स्कोर कार्ड का एक त्वरित सारांश करते हैं। मैं आपको 10 में से 8 देता हूं, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। पहला, आपने अमेरिकी प्रभुत्व के हालिया पैटर्न में एक उलटफेर की बात कही, एकदम सही। दूसरा, आपने कहा कि अमेरिका की घातक खामी राजकोषीय घाटा अपने आप में एक अलग लीग में है, आप उस पर सही नहीं थे। सही। अमेरिका कम असाधारण दिखेगा, एकदम सही। सही। आपने कहा कि नए सितारे उभरेंगे, एकदम सही। चीन और फिर से निवेश योग्य, जो आपके लिए कहना अनयूजुअल है, लेकिन आप बदले और आप इस पर बिल्कुल सही थे। उनके स्टॉक मार्केट में भारी वृद्धि। भारत में यह आश्चर्यजनक था कि इतने सालों तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के बाद स्मॉल कैप्स अब आकर्षक नहीं रहेंगे। हाँ, एसेट क्लास, आप वहाँ सही थे। फिर आपने कहा एआई पर ज़्यादा खर्च करने से बड़े टेक को नुकसान होगा, वहाँ आप पूरी तरह से सही नहीं थे। सही। वे अभी भी, हाँ, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर स्टॉक्स, उनमें से ज़्यादातर की कीमतें हाँ, अभी भी ठीक ठाक कर रही हैं। ठीक ठाक कर रहे हैं। हाँ, फिर आपने कहा ट्रेड बढ़ता है, विश्व स्तर पर अमेरिका के बिना बढ़ेगा, एकदम सही। और यह आप जानते हैं कर रहा। हाँ, ट्रंप द्वारा पृथ्वी को फिर से महान बनाना, एकदम सही। दुनिया भर में प्राइवेट फंडिंग धीमी हो जाएगी, और हमने अभी इस पर चर्चा की, ये हुआ है। और फिर मोटापा, कोई जादुई समाधान नहीं। ये कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन अभी भी 26% की वृद्धि है। ये अभी भी ठीक ठाक है। हाँ, एक बड़े आधार पर ये अभी भी, लेकिन मैं कहूँगा ठीक है, लगभग आपको एक बॉर्डर लाइन ठीक है। बॉर्डर लाइन हम आपको ये दे देंगे, नहीं तो यह 7.5 सही। 10 में से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि 2026 के लिए रुचिर के पूर्वानुमान क्या हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने फंड्स का क्या करें, आप कहाँ यात्रा करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो इन 10 ट्रेंड्स में से हर एक को सुने। पहला, आपने कहा एआई एक बुलबुला है, ये एक बुलबुला है, और आपके पास 4 ओ हैं जो एक बुलबुले को, किसी भी बुलबुले को आकार देते हैं। ओवर वैल्यूएशन, ओवर ऑनरशिप, ओवर इन्वेस्टमेंट और ओवर लेवरेज। समझाओ कि तुम्हारा उससे क्या मतलब है। आपको पता है, जैसे मैंने बबल्स का बहुत अध्ययन किया है। हाँ, ये मेरे पसंदीदा विषयों में से एक है जिस पर मैंने शोध किया है मेरे जो भी 30 साल के निवेश करियर में। मुझे लगता है कि 1500 से आप बबल्स को देख रहे हैं। हाँ, बबल्स, आप जानते हैं बबल्स का इतिहास। सही। और बबल्स की कोई मानक परिभाषा नहीं है। सही। सही, क्योंकि लोग वास्तव में आज लोग कहते हैं कि बबल टॉक में ही लगभग एक बबल है ना, क्योंकि इतने सारे लोग भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, लगभग लापरवाही से। तो मेरे पास एक ढांचा है जो ये है कि ये मापने के 4 तरीके हैं कि कोई चीज़ बबल है या नहीं। ठीक है। तो एक है ओवर वैल्यूएशन, जो बिल्कुल सीधा है कि वैल्यूएशन क्या है। तो अगर आप अमेरिकी स्टॉक मार्केट को देखें और खास तौर पर एआई सेक्टर को देखें कि वैल्यूएशन क्या है, ये हास्यास्पद रूप से ओवर वैल्यूड है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा है। मेरा मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि ये और भी ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि ये 1999-2000 में था। लेकिन अगर आप कुछ प्राइस ट्रेंड्स को भी देखें, और आप जानते हैं हमारे पास उस पर एक ग्राफ्ट है। टोकने के लिए माफ़ कीजिएगा, कीमत के रुझान। माफ़ कीजिए, आपने 99-2000 का, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? ये सही है, तो ठीक है, जारी रखिए। हाँ, लेकिन कुछ आप जानते हैं, लेकिन इससे पहले कि बबल चरम पर था, आपको और 50%, 100% की वृद्धि मिली। जहां हम आज हैं वहां से। हाँ,
हाँ हाँ। जैसे कुछ पैमानों से, लेकिन आप जानते हैं ये बहस का विषय है। लेकिन आमतौर पर अमेरिकी मार्केट का मूल्यांकन, खासकर एआई स्टॉक काफ़ी महंगे हैं और कीमत के रुझान भी बहुत बढ़े हुए हैं। अगर आप अगले ग्राफ को देखें, कि अगर आप देखें, यह रहा। बबल्स ऐतिहासिक रूप से आमतौर पर कीमतें इन्फ्लेशन के लिए समायोजन के बाद या 10 से 15 साल की समय सीमा के भीतर लगभग 10 गुना तक बढ़ जाती हैं। ये असल में ये एक अमेजिंग आंकड़ा है। आपने पाया कि एआई बबल तब तक बढ़ता है जब तक कि ब्याज दरें नहीं बदल जाती। लेकिन इसके अलावा ओवरवैल्यूएशन है। प्रमुख बबल्स में कीमतें 10 सालों में 10 गुना बढ़ जाती हैं। हाँ, और आप ये देखते हैं साल दर, मेरा मतलब है दशक दर दशक। बबल के बाद बबल के, बबल के बाद प्रमुख बबल्स के, हाँ, जो मैंने यहां युद्ध के बाद के इतिहास में दिखाया है, हाँ, वह आम ट्रेंड रहा है। तो मैं कहूंगा कि, और आपके पास आखिरी चीज है, यूएस टेक अभी 10 साल, हाँ, और ये 10 गुना है। हाँ, 10 साल से कुछ ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा मुद्दा ये है, तो मेरे पास 4 ओ हैं जिन्हें मैं देखता हूं। जैसा कि मैंने कहा, ये विश्लेषण करने के लिए कि कोई चीज बबल कहां है, तो ये ओवर वैल्यूएशन वाला हिस्सा है। फिर आपको ओवर इन्वेस्टमेंट को देखना होगा, और जैसा कि मैंने कहा, और आप जानते हैं वहां बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। असल में टेक इन्वेस्टमेंट आज अमेरिका में जीडीपी के हिस्से के रूप में जैसे 6% है, और यह पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत बड़ा है। फिर तीसरा ट्रेंड, आप जानते हैं, जैसे मुझे लगता है, जैसे तीसरा ओ, बल्कि ट्रेंड नहीं, ये तथ्य है कि आज, और यह जैसे मेरे लिए एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है, आज ज़्यादा अमेरिकियों के पास स्टॉक हैं, हाँ, उनकी अपनी संपत्ति की तुलना में। वह अमेजिंग है। उसे देखो, ओवर ऑनरशिप, केवल अमेरिकियों के पास संपत्ति की तुलना में अधिक धन और स्टॉक है। मेरा मतलब है यह अद्भुत, यह पहली बार है कि ऐसा हुआ है। ठीक है ना? और बाकी दुनिया में इसके जैसा कुछ नहीं। इसके जैसा कुछ नहीं। अमेरिका में 30% लोगों के पास संपत्ति है, 32% के पास स्टॉक, चीन 55 और 11। हाँ, ये आपकी वह राशि है कि स्टॉक मार्केट में कितना है और संपत्ति में कितना है। हाँ, अब आमतौर पर हम यह देखने के आदी हैं कि आपकी अधिकांश नेटवर्थ उस घर में होती है जिसमें आप रहते हैं और जो संपत्ति आपके पास है। ठीक है। लेकिन अब अमेरिका में हम जो देखते हैं वह है, वाह, कि लोगों के पास स्टॉक मार्केट में उनकी नेटवर्थ उनकी संपत्ति मार्केट से ज्यादा है। वह अमेजिंग है। और भारत, चीन जैसी जगहों पर हर जगह डेटा बहुत अलग है, जैसा कि आप जानते हैं। हाँ, कि ज्यादातर निवेश अभी भी संपत्ति में है, जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि वह आपका प्राथमिक उपयोग है। तो मेरा मतलब है, बस इसे थोड़ा और विस्तार से बताता हूं, कि चीन, यूरोप और भारत में लोगों की 50% से ज्यादा संपत्ति प्रॉपर्टी में है। हाँ, और सिर्फ 11, 16 और 7% स्टॉक्स में है। हाँ, अमेरिका में 30% प्रॉपर्टी में और 32% स्टॉक्स में। बस ये समझाइए क्यों। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे अमेरिका में बहुत से लोगों को ट्रेडिंग पसंद है, अमेरिका में बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडिंग होती है। अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी देखें तो अब उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रिटेल निवेशकों का है। तो वहां आपके पास लोगों की एक पूरी फौज है जो अपना पूरा दिन सिर्फ स्टॉक ट्रेड करने में बिताते हैं। तो क्या ये फिर से एआई के बारे में है? इसका बहुत कुछ एआई है। ठीक है, क्योंकि वे असल में इनमें से कुछ मैग 7 स्टॉक्स खरीद रहे हैं, या वे दूसरे, आप जानते हैं, जैसे एआई थीमेटिक स्टॉक्स खरीद रहे हैं, चाहे वह पैलेंटियर हो या दूसरे स्टॉक्स जो वे खरीद रहे हैं, तो है। और वे हर तरह के क्रेजी वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं जब बात प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू सेल्स और भी ज्यादा की आती है। तो मुझे लगता है कि यही हो रहा है। यह अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, यह मेरे लिए अति का एक समाजशास्त्रीय संकेत है। हाँ, कि आपको अपना इतना ज्यादा, जैसे अपना समय स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में क्यों लगाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अमेरिका में बहुत से नौजवानों ने घर खरीदना लगभग छोड़ दिया है, और वे कह रहे हैं, आप जानते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगा है, हम बस जो भी हमें मिल सकता है उसे खर्च कर देंगे ट्रेडिंग के मामले में, स्टॉक मार्केट में। तो हे भगवान। और दूसरी बात जो आपने कही, जो कि फिर से वापस जाते हुए आपने उस पर बहुत रिसर्च की है, कि बुलबुले तब फूटते हैं जब ब्याज दरें। हाँ, अगर मैं बस एक तरह से यहाँ एक बात कहूँ, हाँ, सॉरी, जो ये है कि, तो हमने यहाँ 4 ओ की, तो जैसा मैंने कहा, हाँ, तो हमने इस बारे में बात की है कि कैसे, आप जानते हैं, जैसे ये यहाँ पर टिक होता है, जो ये है कि आपके पास ओवर वैल्यूएशन है, हाँ, आपके पास ओवर इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। ओवर ऑनरशिप हमने अभी अभी दिखाया। ठीक है। इस बारे में कि क्या हो रहा है। और आखिरी ओवर लिवरेज के मामले में है। ठीक है। एयर आप जानते हैं बहुत ज्यादा कर्ज से। हाँ। अब यहां पूरी ईमानदारी से कहें तो इन कंपनियों ने अभी तक बहुत ज्यादा कर्ज नहीं लिया है, लेकिन यह तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है, जिसका मतलब है कि वे पहली बार बहुत ज्यादा कर्ज लेना शुरू कर रहे हैं। यही तो आपने कहा था कि उनमें से कुछ जो उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं उन्होंने बहुत कर्ज लिया है। कि बराबरी करने के लिए कर्ज लेना शुरू कर रहे हैं। एआई की दौड़। सही है। क्योंकि आप जानते हैं वे ऐसा कह रहे हैं, ठीक है हमें इन एआई मॉडलों को बनाने पर खर्च करने के लिए और ज़्यादा उधार लेने की ज़रूरत है और इसलिए हम और ज़्यादा कर्ज लेंगे। तो ये अभी तक चिंताजनक नहीं है अगर मैं निष्पक्ष रूप से देखूं तो। लेकिन अत्यधिक कर्ज के मोर्चे पर, हालांकि अमेरिका में आप तर्क दे सकते हैं कि सरकार पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन अगर आप दूसरे 3 ओ को देखें तो ये काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका किसी तरह के एआई बबल के उन्नत चरण में है, क्योंकि अमेरिका में भी स्टॉक मार्केट को असल में यही चला रहा है। दरअसल पिछले साल का भी इसे बहुत ज्यादा चला रहा है, तो मुझे लगता है इसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। 70 से 80% रिटर्न अमेरिकी स्टॉक मार्केट में नहीं। लेकिन मैं आपसे बस भारत के बारे में एक बात पूछना चाहता था कि चीन ने एआई में बहुत अच्छा किया है, अमेरिका ने अच्छा किया है, ताइवान ने अच्छा किया है। भारत, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास सॉफ्टवेयर जीनियस हैं, हमारे पास यहाँ सब कुछ है, लेकिन हम सच में एआई ट्रेंड पर नहीं चढ़े। क्यों? हाँ, क्या बहुत देर हो चुकी है या? खैर मुझे लगता है कि जो भारत अब करने की कोशिश कर रहा है वह डेटा सेंटरों के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है। तो वह हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही बात है, यही मुद्दा है। लेकिन सॉफ्टवेयर साइड, मतलब मुझे पता है कि टाटा ने अभी अभी एआई में $2 अरब का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये सबको ये करना चाहिए और हमें इसका नेतृत्व करना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन नहीं, ये इसलिए है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक समस्या रही है कि भारतीय कंपनियां या यहाँ तक कि सरकार भी हम अनुसंधान और विकास में ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं। कि अगर आप R&D खर्च को एक हिस्से के रूप में देखें, सही है, तो हाँ, हम नवाचार और ऐसी चीज़ों में प्रतिभा के, आप जानते हैं, कुछ अलग थलग उदाहरण चुन सकते हैं, लेकिन हम बड़े पैमाने पर इनोवेटर्स का देश नहीं हैं। हम ऑप्टिमाइजर्स का देश हैं। हम किसी तरह काम चलाने के लिए जो कर सकते हैं वो करने वालों का देश है। लेकिन अगर आप R&D खर्च को जीडीपी के हिस्से के रूप में देखें, आप सही कह रहे हैं, बहुत कम। भारत अभी भी बहुत कम है, खासकर उन सभी दूसरे देशों की तुलना में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, खासकर निजी क्षेत्र द्वारा। हाँ बिल्कुल। R&D में जो कुछ भी है वो मुख्य रूप से सरकारी है, निजी क्षेत्र का नहीं, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। और आगे नहीं बढ़ रहे एआई के मोर्चे पर। हाँ, और हम सच में एआई में लीडर हो सकते थे, और सच में। और यह भी एक कारण है कि भारतीय स्टॉक मार्केट ने पिछले साल दूसरे बाजारों से कम प्रदर्शन किया, क्योंकि एआई इतना बड़ा थीम था। सही। और हमारे पास एआई पर कुछ भी नहीं है। यदि कभी विदेशी निवेशक भारत को एक संभावित हारने वाले के रूप में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नौकरियां जा सकती हैं, आउटसोर्सिंग खतरे में आ सकती है। सही। तो मुझे लगता है कि यही हुआ है। हाँ, अब बबल पर वापस आते हैं। हाँ, फिर से आपने बहुत शोध किया है, जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती है तब बब्बल बनते हैं। एक और 10 साल, ये एक 10 साल का बिंदु है कि लोग और सरकारें ब्याज दरें बढ़ाती हैं। ये देखिए 1929, हाँ उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, लेकिन ये सभी बबल हैं। 73, 80, 89, 94, हर बार यह लगभग 10 साल का समय था। स्टॉक की कीमत 10 गुना हो गई थी और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था। वास्तव में पता लगाने के लिए क्या संयोजन है? हाँ, मुझे लगता है कि बात यह है कि आपके जीवन में दूसरी बार के लिए बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ के लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि बबल कब फूटेगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है। हाँ, है ना? क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि आज आप जानते हैं, जैसे मूल्यांकन बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन इस बुलबुले को और फूलने से क्या रोकता है? एनवीडिया या इन जैसे दूसरे एआई स्टॉक, आप जानते हैं, यहाँ से और ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं जा सकते? और मैंने जो ऐतिहासिक शोध किया था वह यह था कि यह जानने का एकमात्र तरीका कि बुलबुला कब फूटता है वह है जब ब्याज दरें बढ़ने लगती हैं। वही मौत की घंटी रही है। ये बहुत दिलचस्प है। हर एक बुलबुले की। तो जब तक ब्याज दरें नहीं बढ़ती, ये संभव है कि बुलबुला और बढ़ सकता है। थोड़ा विषय से हटकर बात करें तो
इस सब के बीच सोने का क्या? ये तो बस आसमान छू रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या यही है, जो ये है कि हम आपके शो पर पहले बात कर चुके हैं। हाँ। मैं हमेशा से रहा हूं, हमेशा से नहीं, कम से कम इस दशक में सोने को लेकर काफी बुलिश रहा हूं। सही। और हमेशा सोचता था कि सोना और बिटकॉइन अच्छे एंटी डॉलर प्ले हैं, जिसका मतलब है कि मैं डॉलर को लेकर थोड़ा निराशावादी रहा हूं और सोचता था कि सोना और बिटकॉइन दो लाभार्थी हो सकते हैं। सही। उसके मैं अब थोड़ा चिंतित हूं, और असल में मैंने इस बारे में एक लेख लिखा था कुछ महीने पहले, लगभग आप जानते हैं, जैसे लगभग पिछले अक्टूबर में, जो यह तथ्य है कि सोना आज एक सुरक्षित आश्रय की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल आप जानते हैं, ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मानो ये भी किसी तरह के बबल क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो। की वजह से? क्योंकि लोग सोने में बहुत पैसा लगा रहे हैं। मुझे सोना इसकी सुरक्षित विशेषताओं के कारण पसंद है। सही, ये बदल रहा है। यह एक स्थिर संपत्ति है, यह समय के साथ लगातार बढ़ता है, मूल्य की रक्षा करता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो हो रहा है, और ये इस तथ्य का परिणाम है कि बहुत अधिक तरलता है, सिस्टम में बहुत सारा पैसा इधर उधर हो रहा है। और इसलिए भी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आप जानते हैं कि अगर कुछ होता है तो सरकार हमें बचा लेगी, इसलिए हम बस बहुत सट्टा लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही हो रहा है कि इतनी सारी संपत्तियां एक साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वैसे सोना और स्टॉक कभी भी इस तरह एक साथ नहीं बढ़े हैं। सही। ऐतिहासिक रूप से होता यह है कि एक या दूसरा, ठीक है। आप जानते हैं एक तरह से हेज के रूप में काम करते हैं, कि अगर स्टॉक बहुत ऊपर जाते हैं तो सोना आम तौर पर कम प्रदर्शन करता है। सही। अगर सोना बहुत ऊपर जाता है तो ये आम तौर पे बुरे समय में, है ना, क्योंकि लोग एक तरह से बचाव चाहते हैं। सही है, क्योंकि स्टॉक नीचे चले गए हैं, लोग चले गए हैं, स्टॉक नीचे चले गए हैं, और बस इतना ही है। इस बार जो बहुत अनयूजुअल है वो ये है कि सोना और स्टॉक एक साथ पार्टी कर रहे हैं, और इसीलिए मेरे लिए इसका मतलब है कि अगर और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो यह सोने के लिए भी नकारात्मक हो सकता है। लेकिन अभी के लिए, जब तक कि दोनों चल रहे हैं, एक साथ व्यवहार कर रहे हैं, हर कोई खुश महसूस करता है। लेकिन यह भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे पास घरों और पूरे देश दोनों में बहुत सोना है। तो सोने की कीमतों के बढ़ने से वास्तव में हमारा संपत्ति आधार ऊंचा हो गया है। और खैर, ये मिला जुला है, क्योंकि हम इसका बहुत सारा इंपोर्ट भी करते हैं, तो हमें वो खरीदना है। हाँ, क्योंकि हम जैसे इंपोर्ट इसका बहुत सारा, और लोग सोने का मौद्रीकरण करने के लिए वास्तव में कुछ नहीं करते, है ना, क्योंकि हाँ, जैसे आपको एक सकारात्मक धन प्रभाव कैसे मिलता है, जैसे आपको एक सकारात्मक धन प्रभाव मिलता है अगर आप इसका मौद्रीकरण करने के लिए कुछ करते हैं। लेकिन भारत में हम सोना जमा करते हैं, और असल में भारत में ज्यादातर लोग परेशान हैं, भावनात्मक, और वे अभी भी शादियों और ऐसी ही चीजों के लिए नया सोना खरीदते हैं। तो ज्यादातर लोग उतने खुश नहीं हैं। अगर आप सोने के उपभोक्ता हैं, आप खुश हैं अगर आप सोने और चांदी और दूसरी चीजों में एक तरह से सट्टा लगा रहे हैं, आप खुश हैं। लेकिन उपयोगकर्ताओं के लिए यह उतना अच्छा नहीं रहा है। तो जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है, कई लोग कहेंगे कि वो ठीक है, सोने में निवेश करने का अच्छा समय है, लेकिन आप कहते हैं कि ये थोड़ी बबल वाली स्थिति में प्रवेश कर सकता है, ये ओवर प्राइस्ड है और ब्याज दरें भी इसे प्रभावित करेंगी। हाँ, तो ऐसे मुझे लगता है इस बार आप जानते हैं तो ये थोड़ी चिंता की बात होने वाली है, जो ये है कि जब अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं और स्टॉक गिरते हैं तो ये सोने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये मेरा डर है, हालांकि मैं इस पर बहुत बुलिश रहा हूं। ठीक है, आप जानते हैं लंबे समय से। हाँ, लेकिन आप देखते हैं कि ये शायद एक तरह के शिखर पर पहुंच रहा है। हाँ, इस लिहाज से कि यह खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जहां कम से कम मुझे लगता है मैं इसमें कम से कम नया पैसा लगाने को लेकर चिंतित हूं, भले ही मेरा इसमें पहले से ही कुछ कैपिटल निवेश किया हुआ है। ठीक है, वैसे भी आपके पास काफी सोना है। ठीक है। आपका दूसरा फोरकास्ट है जिसे अमेरिका में अफोर्डेबिलिटी संकट कहा जाता है, और वह ब्याज दरों को और ऊपर जाने के लिए मजबूर करता है, भले ही ट्रंप ऐसा नहीं चाहते, और हम उस पर बात करेंगे। अमेरिका के लोग अब 5 साल पहले की तुलना में खाने के लिए 30% ज्यादा भुगतान करते हैं। सामर्थ्य, कुल मिलाकर उपभोक्ता कीमतें केवल 22% बढ़ी हैं, लेकिन खाद्य और आवास की कीमतें, जिन पर वे असल में अपना जीवन बिताते हैं, सामर्थ्य 30%। हाँ, तो मुझे लगता है कि यही अमेरिका में असली मुद्दा रहा है,
जो ये है कि नंबर एक मुद्दा जो वास्तव में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स को नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है, वह यह तथ्य है कि अमेरिका में कई लोगों के लिए इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो न्याय जस्ते हैं, जैसे जो बुनियादी सामान वे खरीद रहे हैं, किराना, भोजन, महंगाई, वास्तव में इस समयावधि में बिजली की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं, आंशिक रूप से EI के कारण। 40%? वाह। और खासकर आप जानते हैं क्योंकि वे कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बिजली की खपत कर रहे हैं, खासकर वर्जीनिया वगैरह जैसे क्षेत्रों में जहां बहुत सारे डेटा सेंटर बन गए हैं। सही है। तो मुझे लगता है कि असली चिंता यही है कि खाद्य कीमतें, अन्य कीमतें अभी भी बहुत बढ़ी हुई हैं, एंडसली दैशास्तिन जैसे, और उन कीमतों की बढ़ोतरी में नरमी आने लगी है पिछले 1 साल में, लेकिन उनकी अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी भी 3% के करीब है और अमेरिका बहुत लंबे समय से इस तरह की उच्च इन्फ्लेशन के साथ नहीं रहा है। 3% तो बस सामान्य है, लेकिन भोजन और आवास लगभग उसका 2 गुना है। हाँ, इस लिहाज से कि पिछले 5 सालों में यही हुआ है। हाँ, बस 5.5 साल। 5 साल, हाँ। वार्षिक इन्फ्लेशन अमेरिका में 3% रहा है और 2% लक्ष्य हुआ करता था। अब अमेरिका लगातार 55 महीनों से 2% के उस लक्ष्य से चूक गया है, तो अब यह समय के साथ बढ़ने लगता है। सही है कि आपके पास एक तरह से इन्फ्लेशन ऊंचा और ऊंचा होता रहता है और इसलिए बहुत से लोग इसके बारे में चिंतित हैं और अपनी भलाई के बारे में इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर है, भले ही यह अपने चरम से नीचे आ गया हो, और यह ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, और वह बहुत ज्यादा पैसे बांट रहे हैं। तो जाहिर है ये सरकार के प्रति एक बहुत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है। हाँ, और मुझे लगता है कि यही वह मुद्दा है जो मुझे महसूस होता है कि एक रिस्क प्रभाव है। वह चाहते हैं कि ब्याज दरें नीचे आए, वह चाहता है कि ये नीचे आए, लेकिन मेरा डर यह है कि अगर वह लोगों को खुश करने की कोशिश में और पैसा खर्च करता है, तो अमेरिका में ब्याज दरें, खासकर वे जिन्हें वह नियंत्रित नहीं करता है, बढ़ सकती हैं। वह एक तरह से रखने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं, फेड में अपने लोगों को रखना और ब्याज दरों को नीचे लाने की कोशिश करना, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो सकती है। हाँ, अगर वे फेड में लॉस विश्वसनीयता शुरू करते हैं। और आप जानते हैं अमेरिका में क्या होता है, तो यह चिंताओं में से एक है। और अब बहुत दिलचस्प है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में वास्तव में ब्याज दरें, विशेष रूप से लॉन्ग टर्म ब्याज दरें, हाँ, बढ़ रही हैं। असल में यह किफ़ायती संकट कीमतें बढ़ने से होता है, मूल रूप से क्योंकि मार्केट में अतिरिक्त पैसा है, तो फेड या रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, जैसा कि हमने अभी बताया। जापान में काफ़ी ज़्यादा, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस ब्याज दरें बढ़ रही हैं। हाँ, अमेरिका वह इसके बावजूद इसे नीचे लाना चाहता है, भोजन में 30% की वृद्धि। हाँ, यह सही है। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं, जैसे मुझे बस ऐसा लगता है कि उसकी ये वैचारिक बात शायद एक डेवलपर से आ रही है कि वह, आप जानते हैं कि वह फाइनेंसिंग की लागत कम करने में विश्वास करता है। सही है, लेकिन मुद्दा यह है कि कई लोगों के लिए इन्फ्लेशन को तकलीफ हो रही है, और नजर रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश जापान होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह तथ्य कि ठीक है, जापान एक ऐसा देश हुआ करता था जो सालों तक अपस्फीति से पीड़ित रहा। सही। अब जापान में ब्याज दरें बढ़ रही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन किसी तरह से वापस आ गया है और सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बहुत ज्यादा बढ़ाने में आनाकानी कर रहा है और उन पर बहुत सारा कर्ज है। तो अगर जापान में ऐसी स्थिति बनती है जहां ब्याज दरें बहुत बढ़ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि यह समस्याजनक हो सकता है, क्योंकि इसका ग्लोबल असर अमेरिका सहित ब्याज दरों को बढ़ाने वाला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे पहले 2 ट्रेंड्स हैं, है ना, जो ये है कि एआई बबल को अभी भी बहुत सारी लिक्विडिटी का सहारा मिल रहा है और ये बढ़ता रह सकता है। सही। लेकिन इस बात पर नजर रखें कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, खासकर साल के अंत तक, क्योंकि यह इन्फ्लेशन बना रहता है और ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि आखिरकार बबल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल, ये एक और कारण से है, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं जो बबल को फोड़ सकती हैं। हाँ, आखिरकार हाँ, वो कनेक्शन बहुत जरूरी है। हाँ। अब आपका 2026 के लिए तीसरा फोरकास्ट कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर प्रदर्शन करेंगे कि अमेरिका हॉट मनी पर निर्भर हो गया है और यह पहले से कहीं ज्यादा निर्भर है। अगर हम देखें कि अमेरिका में कितना विदेशी पैसा आ रहा है,
तो ये 1.7 ट्रिलियन तक बढ़ गया है, मेरा मतलब है, और ये सच में बहुत तेजी से बढ़ा है हाँ, हाल ही में। लेकिन इसका चालू खाता घाटा गिरकर 1.3 ट्रिलियन पर आ गया है। हाँ, तो इसे बस छिपाया जा रहा है, घाटे को हॉट मनी से छिपाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और आप जानते हैं ये उभरते बाजारों में एक बहुत ही क्लासिक समस्या है जो हमें देखने को मिलती है, जो ये है कि आप एक तरह से सही है, जितना आप उत्पादन कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा उपभोग करते हैं, इसलिए आपका चालू खाता घाटा होता है। चालू खाता घाटा यही होता है जी, कि आप जानते हैं आप आखिर में बहुत ज्यादा उपभोग कर रहे होते हैं जितना आप देश में उत्पादन कर रहे हैं उससे, जी, तो आपको जैसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, लेकिन यह तथ्य कि आप उसे फाइनेंस कर रहे हैं, आप जानते हैं जैसे अमेरिका का चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 3% से 4% है। आप उसका बहुत सा हिस्सा, आप जानते हैं जैसे आपके स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोगों से और वहां आने वाले हॉट मनी के प्रवाह से फाइनेंस कर रहे हैं। अब कल किसी कारण से अगर ये विदेशी अमेरिका को लेकर इतने उत्साहित रहना बंद कर दें, और क्योंकि एआई का बूम कुछ हद तक थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि इसका बहुत सा हिस्सा एआई निवेशों में जा रहा है, मुझे लगता है कि तब चिंता ये होगी कि इस चालू खाते के घाटे का क्या होता है। तो सही, यही मेरी मुख्य चिंता है। और हॉट मनी, हाँ, ये अंदर बाहर जा सकता है, और आप जानते हैं आपके नियंत्रण से बाहर। तो आप भी, दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर प्रदर्शन करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार अभी भी अमेरिका से बहुत सस्ते हैं। उदाहरण के लिए विश्व बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिशत के मामले में अमेरिका की तुलना में बहुत सस्ते हैं। उभरते बाजार और भी कम, लगभग 40% सस्ते। भारत उतना नहीं, अमेरिकी मार्केट से केवल लगभग 5% सस्ता या उससे भी कम। लेकिन विश्व बाजार अमेरिका से बहुत सस्ते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहां जो बात कह रहा हूं वह ये है कि अमेरिकी घाटे को हॉट मनी के प्रवाह से फाइनेंस किया जा रहा है, और अगर वहां कुछ थोड़ा बदलता है तो डॉलर बहुत कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर वह असंतुलन होता है, और आमतौर पर जब डॉलर कमज़ोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का प्रदर्शन बेहतर होता है। यह ऐतिहासिक ट्रेंड रहा है। असल में अंतर्राष्ट्रीय बेहतर प्रदर्शन इस साल 2025 में, या यूं कहें कि पिछले साल पहले ही हो चुका है, क्योंकि डॉलर कमजोर हो रहा था। अगर यहां कोई समस्या होती है तो डॉलर की कमजोरी और तेज हो सकती है। और यहां बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार अभी भी अमेरिका की तुलना में बहुत सस्ते में कारोबार कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका की तुलना में उनके ऊपर जाने की बहुत गुंजाइश है। सही है, सही है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातें एक साथ हैं। लेकिन भारत के लिए दिलचस्प बात यह है कि यह अमेरिका से सिर्फ 2% सस्ता है। हाँ, जबकि दूसरे देश 30%, 40% हैं, इसलिए हम ज्यादा महंगे हैं विश्व बाजारों और हाँ, इसीलिए उभरते बाजार। इसीलिए विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने से बहुत ज्यादा झिझकते हैं, क्योंकि हम दुनिया के बाकी हिस्सों से ज्यादा महंगे हैं। हाँ, अमेरिका को छोड़कर, जहां हम सिर्फ 2% सस्ते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि भारत को चाहिए, बहुत ज्यादा आय वृद्धि और दूसरी चीजें वापस आती हैं हमारे लिए, और विदेशी कैपिटल को आकर्षित करने की बुनियादी बातें और जस्टिफाई हमारे पास जो मूल्यांकन है। अमेरिका के मूल्यांकनों को आज एआई बूम के कारण उचित ठहराया जा रहा है, लेकिन बहुत से दूसरे देश ज्यादा अभी देखने के लिए बहुत ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। तो यूरोप, यहां तक कि जापान, लेकिन बहुत सारे उभरते बाजार, हाँ, जैसा कि हमने चर्चा की, लैटिन अमेरिका और बाकी सब काफी अच्छा कर रहे हैं, कम से कम स्टॉक मार्केट के नजरिए से। सही है, अमेरिका की तुलना में वे अचानक बहुत ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। हाँ, ठीक है। फिर आपका 10 में से चौथा प्रेडिक्शन ये है कि गुणवत्ता फिर से चमकेगी। 2025 गुणवत्ता वाले स्टॉक्स के लिए एक बुरा साल था। उनका सापेक्ष रिटर्न 9.6% नकारात्मक गुणवत्ता वाले स्टॉक्स, जिनसे किसी और से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। लेकिन क्या हुआ? हाँ, तो समय के साथ अगर आप देखें तो क्वालिटी स्टॉक्स आमतौर पर बाकी मार्केट की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब क्वालिटी स्टॉक्स क्या होते हैं? हाँ, वे क्या होते हैं? मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, दुनिया के सभी स्टॉक्स में से लगभग 5 में से एक स्टॉक को क्वालिटी स्टॉक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये ग्लोबल बेंचमार्क है, मुख्य रूप से 3 मानदंडों पर। एक है उनकी लाभप्रदता। क्वालिटी स्टॉक्स आमतौर पर ज्यादा लाभदायक होते हैं, जैसा कि रिटर्न द्वारा इक्विटी पर मापा जाता है, और अन्य मैट्रिक्स की तुलना में
मुझे क्वालिटी स्टॉक का एक उदाहरण दीजिए। खैर, उदाहरण के लिए आप जानते हैं, जैसे कि कुछ मैग्निफिसेंट सेवन के मामले में भी, ठीक है, हाँ है ना। मेरा मतलब है, जैसे उनमें से ज्यादातर क्वालिटी स्टॉक माने जाते हैं हाँ हाँ हाँ। वहां। लेकिन उसके अलावा जैसे आप जानते हैं कुछ डिफेंस कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, ऐतिहासिक रूप से जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से की अच्छा प्रदर्शन किया है। क्वालिटी स्टॉक ज्यादा मुनाफे वाले होते हैं, वह एक मानदंड है। दूसरा मानदंड यह होता है कि उन पर कर्ज कम होता है, और तीसरा कि वे ज्यादा स्थिर होते हैं, उनकी कमाई, उनकी अस्थिरता ज्यादा स्थिर होती है। अब पिछले साल जो हुआ 2025 में, वो यह था कि इन मैग्निफिसेंट सेवन स्टॉक्स में से कुछ के अपेक्षाकृत ठीक प्रदर्शन करने के बावजूद मोटे तौर पर जो कम गुणवत्ता वाले स्टॉक्स हैं, जिन पर कर्ज ज्यादा है, ज्यादा लीवरेज है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से एआई बूम के कारण इनमें से कुछ घाटे में चल रही टेक कंपनियां, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसीलिए गुणवत्ता वाले स्टॉक्स ने काफी खराब प्रदर्शन किया, और खासकर टेक सेक्टर के बाहर गुणवत्ता वाले स्टॉक्स ने 2025 में काफी खराब प्रदर्शन किया। ये अमेजिंग है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आप और फिर ये मेरी उसी बात पर आता है कि ये सभी क्लासिक संकेत हैं कि हम किसी तरह के बबल में हैं। सही सही। जहां लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें गुणवत्ता की बहुत ज्यादा परवाह नहीं है, हमें तो बस नई ग्रोथ का उत्साह चाहिए, हमें मुनाफे की परवाह नहीं है, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। क्या यह सब आप जैसे लोगों, जेनजी की वजह से है या जेन जेड है ना? खैर, तो मुझे लगता है कि यही समस्या है कि लोग, लेकिन आप कह रहे हैं कि गुणवत्ता फिर से चमकेगी। ये एक बुरे साल जैसा है। देखिए, 30 सालों तक गुणवत्ता वाले शेयरों के चमकने के बाद हाँ, उन्होंने दूसरे शेयरों की तुलना में लगभग 2 गुना अच्छा प्रदर्शन किया है। वे पिछले 30 सालों में 2000% से ज्यादा बढ़े हैं, जबकि दूसरे शेयर बाकी के मार्केट, हाँ 1200, उसका आधा। हाँ 2 गुना। हे भगवान। हाँ, तो समय के साथ गुणवत्ता आमतौर पर अच्छा प्रदर्शन करती है, समय के साथ इसमें चक्रवृद्धि होती है। लेकिन इस साल एक झटका लगा है। यहां एक झटका लगा है। ऐतिहासिक रूप से जब भी हमारे ऐसे झटके वाले साल रहे हैं, तो आमतौर पर अगले साल गुणवत्ता ने किसी न किसी तरह से वापसी की है। और खास तौर पर अगर आप सस्ते क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदते हैं, है ना, जो टेक सेक्टर के बाहर हैं, अगर आप इनमें से कुछ सस्ते क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदते हैं, जैसे आप जानते हैं कुछ कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक, डिस्क्रिशनरी स्टॉक, कुछ फार्मा स्टॉक, तो मुझे लगता है कि आप अगले कुछ सालों में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो वास्तव में यही कॉल है जो मैं यहां कर रहा हूं कि गुणवत्ता चमकती है, खास तौर पर टेक सेक्टर के बाहर के कुछ सस्ते क्वालिटी वाले स्टॉक। इसके 9.6% नीचे जाने के बाद यह कहना काफी बहादुरी का काम है। यह कहना कि यह उस सब को उलट देगा। हाँ, देखते हैं कैसे ये कैसे काम करता है। हाँ, जैसा कि कहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ ठीक है, 10 में से आपका 5वां चीन के बारे में है। हाँ, और वो मेरा पसंदीदा विषय है, और ज्यादातर आपका भी। कि आप कह रहे हैं कि चीन का इकोनॉमी नाजुक बना रहेगा और 2 नकाबों से छिपा हुआ है। पहला, टेक्नोलॉजी। टेक के बाहर चीन की कमाई की वृद्धि नकारात्मक रही है, तो कुल मिलाकर वृद्धि शानदार रही है। लेकिन टेक स्टॉक 13% ऊपर है, सभी फर्में 4% ऊपर है, लेकिन गैर टेक्नोलॉजी -4। कितना फर्क है? इसका मतलब है कि थोड़ी परेशानी है हाँ इकोनॉमी में। हाँ, तो पिछले साल मेरा नजरिया था, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन फिर से निवेश के लायक है, क्योंकि लोग चीन को लेकर बहुत ज्यादा निराशावादी हो गए हैं। हाँ, लेकिन चीन में बुनियादी समस्याएं अब भी हैं, और वह यह है कि चीन में घरेलू इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट, जो चीन में विकास का इतना बड़ा वाहक था, हाँ सही है, तबाह हो गया है। तो असल में चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें ढह रही हैं, और पिछले कुछ महीनों में उस रफ्तार में तेजी आई है, और उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा कर्ज है। हाँ, चीन में कर्ज के इस पूरे जंजाल को कैसे साफ किया जाए। हाँ, और चीन की दूसरी बुनियादी समस्या यह है कि उसकी आबादी घट रही है ना। तो घटती आबादी के साथ देशों के लिए विकास करना बहुत मुश्किल होता है। हमने देखा है कि सही है, आपने ये पहले भी कहा है कि दुनिया भर में घटती आबादी एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है, जनसांख्यिकी। हाँ, जहां तक चीन का सवाल है, जनसांख्यिकी विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। तो कर्ज और जनसांख्यिकी, वे जो हैं, आप जानते हैं, घरेलू इकोनॉमी को नीचे खींचते आ रहे हैं। अब पिछले साल जो हुआ वह यह था कि लोगों ने चीन का पुनर्मूल्यांकन मुख्य रूप से एआई के चश्मे से किया।
कि उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी और एआई चीन अच्छा कर रहा है। लेकिन वे इन दोनों को चूक गए, दो छिपे हुए मुखौटों को चूक गए। हाँ, असल बात यह है कि वह पर्दा डाल रहा है। हाँ, यह तथ्य कि एआई में चीन की महारत इस तथ्य पर पर्दा डाल रही है कि आमतौर पर घरेलू इकोनॉमी, पुराने तरीके का इकोनॉमी ठीक है, मुसीबत में है। वाह, और इसलिए मुझे लगता है कि वह 2026 में और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। मेरा एक तरह का कॉल है कि हाँ, एआई आप जानते हैं वाली चीजें तब तक जारी रहेंगी जब तक दुनिया भर में एआई का प्रचार बना रहता है। लेकिन बाकी चीनी इकोनॉमी मुझे लगता है कि वह डगमगाता रहेगा और वह 2026 में और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। वास्तव में चीन का इकोनॉमी नाजुक बना हुआ है जो दो नकाबों से छिपा है। दूसरा नकाब निर्यात है। वे चीनी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। यह आंतरिक नहीं है, यह निर्यात है। यह बड़ा है, यह 16% बढ़ा, अब 29% की निर्यात वृद्धि है। हाँ, यह शुद्ध निर्यात है, माइनस आयात। यह बहुत ज्यादा है। हाँ, यह विकास में योगदान है जो कि हाँ, आप जानते हैं कि वे सभी आर्थिक विकास का लगभग 1/3 योगदान दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि चीन बस जबरदस्त निर्यात कर रहा है और क्योंकि इसका घरेलू इकोनॉमी कमजोर है, इसकी इंपोर्ट वृद्धि उतना अच्छा नहीं कर रही है। तो यह जबरदस्त निर्यात कर रहा है और यही चीन में आर्थिक विकास को बनाए हुए है, क्योंकि जैसा मैंने कहा एआई के बाहर घरेलू इकोनॉमी काफी कमजोर है। हाँ, तो मैं कहूंगा कि निर्यात मशीन ही है जो वास्तव में एक तरह से चीनी इकोनॉमी को चला रही है। और जैसा कि हम अपने अगले बिंदु पर आएंगे, सही, यह एक बड़ी ग्लोबल समस्या पैदा कर रहा है। बहुत दिलचस्प। डंपिंग के कारण चीन की डंपिंग एक प्रतिक्रिया पैदा करेगी। आपने कहा कि चीनी निर्यात की कीमतें बहुत कम हैं और चीन का निर्यात वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो चीन की कीमतें 20% कम हो गई हैं, निर्यात की कीमतें, और वॉल्यूम ग्रोथ 45% बढ़ गई है, क्योंकि वे मूल रूप से सिर्फ अपनी कीमतें कम कर रहे हैं, डंपिंग। हाँ, तो चीन हमेशा से अपने निर्यात कौशल के लिए जाना जाता रहा है। सही, हम ये जानते हैं। लेकिन पिछले दशक में अगर आप इसे देखें तो चीन, आप जानते हैं, उनका निर्यात वॉल्यूम लगभग 17% सालाना बढ़ रहा था और कीमतें भी बढ़ रही थीं। वे कीमतें बढ़ा रहे थे। आप जानते हैं, जैसे कि समय के साथ यह सामान्य बात है कि आप अपने निर्यात किए जाने वाले सामान वगैरह की कीमतें बढ़ाते हैं। पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वह यह है कि चीन, उनके निर्यात वॉल्यूम की ग्रोथ लगभग दोगुनी हो गई है ना? शानदार। और यह अब 40% के करीब है। हाँ, और उन्होंने कीमतों में भारी कटौती करके ऐसा किया है। तो अब कीमतें सालाना 20% कम हैं और निर्यात वॉल्यूम में उछाल आया है। यह दुनिया के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है, क्योंकि आप जहां भी जाएं, हाँ, और हम यात्रा करते हैं, जैसे इंडोनेशिया या मेक्सिको जैसी जगहों पर, दूसरी जगहों पर, वहां सस्ते चीनी सामानों की बांट आ रही है और एक स्तर पर यह उपभोक्ता के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा, हाँ, लेकिन सी इकोनॉमी के लिए, हाँ, और उपभोक्ता के लिए और इकोनॉमी के लिए, और खासकर विनिर्माण क्षेत्र जिसकी प्रवृत्ति है, इनमें से कई अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखा होना, हाँ, यह वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि यह ताकत है, वे उस कीमत पर बेच नहीं सकते। तो असल में इससे एक प्रतिक्रिया होगी। और आपने कहा कि डंपिंग दुनिया भर में विनिर्माण को खोखला कर रही है। अगर आप विनिर्माण में गिरावट को देखें, हाँ, में कई देशों में 2018 से 2024 तक जीडीपी के हिस्से के रूप में विकसित देश 1% नीचे, आसियान 1.4 नीचे, भारत 2.3 नीचे, मैन्युफैक्चरिंग नीचे, हाँ, और पूर्वी यूरोप 2.8 नीचे। ये सी मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने के बजाय है, डंपिंग के कारण ये सिकुड़ रहा है नीचे जाना। हाँ, तो वह एक प्रमुख ट्रेंड की तरह रहा है जो है हाँ, विऔद्योगीकरण में से एक। अब जो हुआ है वह यह है कि इस बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है, हालांकि इसके बारे में तेजी से की जा रही है। यहां तक कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने भी इस बारे में बात की, लेकिन इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि दुनिया अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ट्रेड युद्ध या ट्रेड लड़ाई से लड़ने में बहुत व्यस्त रही है। लेकिन असली बात जो ट्रेड युद्ध से अमेरिका से निकलने वाले शॉक से भी बड़ी हो सकती है, वह यह शॉक है जो हुआ है, चीन शॉक। हाँ, आप जानते हैं जो चल रहा है। हाँ, ये सच है, मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि अब जब ट्रंप, आप जानते हैं, जैसे टैरिफ की मुहिम से हट गए हैं, ये महसूस करके कि कीमतें बढ़ रही हैं, ये वहनीयता के संकट को और बढ़ा रहा है और दूसरे देशों को एक दूसरे के साथ काम करने पर मजबूर कर रहा है।
हाँ, तो मुझे लगता है कि वह ट्रेड मोर्चे से थोड़ा पीछे हट रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरा मतलब है उन्होंने कम से कम वह कर लिया है जो उन्हें करना था। सही है, सही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ध्यान इस पर जाएगा, क्योंकि जैसे ही वह लड़ाई सुलझ जाती है, लोग अपनी शायद और भी बड़ी लड़ाई लड़ने लगते हैं, जो है चीन द्वारा अपने विशाल अधिशेष को निर्यात करने के लिए की जा रही भारी मूल्य कटौती। लेकिन चीन ये कैसे कर पा रहा है कीमतों को इतना ज्यादा गिराकर? कैसे? या ये बस ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी आंतरिक मांग कम हो गई है? ये स्कैटासन या से बहुत कमजोर है और ये सिर्फ जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं, जैसे लोग इस बारे में बात करते रहते हैं, और ये मेरे उन विषयों में से एक है जो मुझे सच में परेशान करता है कि लोग बात करते रहते हैं कि कैसे चीन को खपत बढ़ाने की ज़रूरत है, जीडीपी के हिस्से के रूप में खपत बहुत कम है। चीन में असली समस्या यह है कि वह बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, वही बुनियादी समस्या है। यह ज़रूरत से ज़्यादा निवेश और ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, और इसीलिए जीडीपी के हिस्से के रूप में खपत कम दिखती है, क्योंकि दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, और वही मुझे लगता है यहाँ असली समस्या है। तो आपको लगता है कि चीनी सामानों के खिलाफ टैरिफ दुनिया भर में बढ़ सकते हैं? खैर, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी और देश ऐसा करना शुरू कर रहे हैं। अपने विनिर्माण क्षेत्र को बचाने के कारण? विनिर्माण क्षेत्र को बचाने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं, मुझे लगता है कि 2026 में ट्रेंड में तेज़ी आएगी। ठीक है। अब आपका 7वां पॉइंट, जो वास्तव में काफ़ी सामयिक है, और आपने यह शोध हाल ही में जो हुआ है उससे बहुत पहले किया था। दक्षिण अमेरिका राजनीतिक रूप से दक्षिणपंथ की ओर मुड़ता रहेगा। दरअसल 5 देश वे जो वहाँ पीले रंग में हैं 2023 से दक्षिणपंथ की ओर मुड़ गए हैं। लाल रंग में 2 और देशों के 2026 में दक्षिणपंथ की ओर मुड़ने की संभावना है, और ब्राज़ील अनिश्चित है। ये एक वाइल्ड कार्ड है, इस साल चुनाव है। और जाहिर है आपने वेनेजुएला को नहीं रखा है, लेकिन वह, हाँ, हमें ये समझ नहीं आया कि उसे किस कॉलम में रखें, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प है। जैसा कि आप जानते हैं, चिली के पूर्व राष्ट्रपति पिनिएरा ने एक बार मुझसे ये कहा था कि अच्छे समय में लैटिन अमेरिका वामपंथ की ओर मुड़ता है, बुरे समय में लैटिन अमेरिका दक्षिणपंथ की ओर मुड़ता है, और इसका एक कारण है। और यहाँ दक्षिणपंथ, अगर मैं स्पष्ट कर सकूं, हाँ, कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा क्लासिक दक्षिणपंथ है। ठीक है। मतलब कि लैटिन अमेरिका में जो दक्षिणपंथ है, हाँ, उनमें से कुछ आप्रवासन विरोधी वगैरह हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से स्वतंत्र मार्केट सुधारों के बारे में है। सही, कि दक्षिणपंथ बहुत ज्यादा मानता है आर्थिक रूप से। ठीक है। में, जैसे ये एक आर्थिक दक्षिणपंथ होने में, जैसा कि यह हुआ करता था। अब पश्चिम में दक्षिणपंथ और वामपंथ के लेबल सब थोड़े एक तरह से। दरअसल आप वेनेजुएला को शामिल नहीं कर सकते। ये अब अमेरिका का हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये ट्रंप है ना, ट्रंपेला। अरे आप इसे वो कॉल करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश असल में पिछले कुछ सालों में, हाँ, सत्ता में वामपंथी सरकारें थीं। इसे पिंक टाइड कहा जाता था, है ना, उसकी वजह से। हाँ। अब समस्या यह है कि आर्थिक प्रदर्शन या दूसरे मोर्चों पर अपराध, भ्रष्टाचार जैसी चीजें वे काफी खराब प्रदर्शन कर रही हैं। तो अब लोग कह रहे हैं, तो ये एक सत्ता विरोधी लहर है, एक तरह से सत्ता विरोधी लहर, कि यह किसी और चीज के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि वहां मुख्य रूप से वामपंथी सरकारें थीं, और अब लोग जो सत्ता में था उससे तंग आ चुके हैं 3 मुख्य मुद्दों की वजह से: इन्फ्लेशन, भ्रष्टाचार और अपराध। सही। और इसलिए अब वे कह रहे हैं कि चलो दूसरे पक्ष को चुनते हैं। तो बुरे वक्त में इससे बेहतर कोई भी विकल्प, हाँ, इससे बेहतर, तो इसलिए ऐसे फोबो कहते हैं, बेहतर विकल्प का डर। ठीक है, फोमो के बजाय। हाँ, तो लैटिन अमेरिका में यही हो रहा है कि हम बहुत से लोगों को सत्ता विरोधी लहर को देख रहे हैं। वास्तव में, जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिणपंथ की ओर मुड़ते हुए वैश्विक स्तर पर पश्चिमी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में एक सत्ता विरोधी लहर चल रही है, उभरते बाजारों में नहीं। हाँ। और भारत में, जैसा कि हमने चर्चा की है, पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ थोड़ा सत्ता समर्थक किस्म का दौर चल रहा है। सही है। लेकिन लैटिन अमेरिका में एक सत्ता विरोधी लहर है, वामपंथी सरकार सत्ता में है, और इसलिए अब वे दक्षिणपंथ की ओर मुड़ रहे हैं। और बीसी में वास्तव में बड़ा इलेक्शन, संभवतः 2026 में सबसे बड़ा इलेक्शन, अगर मैं ऐसा कह सकूं, दुनिया में ब्राजील में होने वाला है। ब्राजील, क्योंकि ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े तो देशों और अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एंड ब्राजील में मुझे लगता है कि हम, साधारण सवाल, आपका फोरकास्ट क्या है? मुझे लगता है कि मोटे तौर पर
इस सत्ता विरोधी लहर के कारण अधिक देशों के दक्षिण पंथ की ओर जाने की संभावना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वामपंथी सरकारें सत्ता में हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात जो आपने कही कि स्टॉक बाजार दक्षिणपंथी सरकारों के तहत बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, यह सभी लैटिन अमेरिकी देशों में है। स्टॉक बाजारों में प्रतिशत लाभ वामपंथी सरकारें 16%, दक्षिणपंथी सरकारें उससे दोगुने से भी ज़्यादा, स्टॉक मार्केट में 37% की वृद्धि। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अमीरों की मदद करते हैं। खैर, आप ऐसा कह सकते हैं, जो एक तथ्य है कि मेरा मतलब है, क्या इससे सच में गरीबों को भी मदद मिलती है? हाँ, लेकिन मुझे लगता है आप जानते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। हाँ, लेकिन मैंने दूसरे डेटा को भी देखा, तो हमने पिछले 30 सालों को देखा। ठीक है। और हमने कहा ठीक है, स्टॉक मार्केट इससे देखने का एक बहुत आसान तरीका है ना? हाँ, कि ठीक है, प्रदर्शन कैसा रहा है, और आप यहां एक बहुत बड़ा गैप देख सकते हैं। ये एक बहुत स्पष्ट बात है। हाँ, बहुत स्पष्ट है कि डॉलर के संदर्भ में स्टॉक बाजार दक्षिणपंथी सरकारों के तहत वामपंथी सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हम कह सकते हैं कि यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दक्षिणपंथी सरकारें अधिक कैपिटल समर्थक होती हैं। ठीक है, सही। लेकिन मैंने यह भी देखा कि जैसे आर्थिक विकास, इन्फ्लेशन, राजकोषीय घाटे का क्या होता है। आर्थिक विकास पर दक्षिणपंथी और वामपंथी सरकारों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, वास्तव में शुद्ध आर्थिक विकास से। सही। लेकिन विशेष रूप से इन्फ्लेशन पर हम यह पाते हैं कि लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी सरकारों के तहत इन्फ्लेशन प्रदर्शन स्पष्ट रूप से बेहतर है। मुझे लगता है कि 3.9 बनाम 5.1% वार्षिक इन्फ्लेशन, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, और इसका मूल कारण यह हो सकता है कि यह एक और मैट्रिक राजकोषीय घाटे में दिखाई देता है कि आमतौर पर दक्षिणपंथी सरकारें कहीं ज्यादा वित्तीय रूप से थोड़ी ज्यादा जिम्मेदार होती हैं और वामपंथी सरकारें वित्तीय रूप से थोड़ी ज्यादा खर्चीली होती हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक कारण है जो इन्फ्लेशन से भी जुड़ता है। सही है। तो यही कारण है कि आपको एक अंतर मिलता है। लेकिन इससे लोगों को तकलीफ होती है, तो फिर से हाँ, सत्ता विरोध का एक और कारण। हाँ, तो आपके 10 पूर्वानुमानों में से आपका 8वां ये है कि नियंत्रण मुक्ति, कोई लाइसेंसिंग और विनियमन नहीं, वह गति जो अभी बनी हुई है जारी रहेगी। उन विनियमों में भारी गिरावट आई है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विनियम हैं। हाँ, पिछले 20 सालों में प्रतिवर्ष के विनियम बनाम यह 2025 अमेरिका में यह तेजी से कम हुआ है। वास्तव में यूरोप में भी यह कम हुआ है। यह यूरोप में हमेशा कम था, लेकिन यह कम हुआ है। मुख्य रूप से ट्रेंड नीचे चला गया है और आपको लगता है कि ट्रेंड इस साल जारी रहेगा। अविनियमन। हाँ, आप जानते हैं, मेरे प्रमुख विषयों में से एक, जैसा कि मेरी पिछली किताब व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म में भी था, यह था कि कई अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवादी भावना को कमजोर करने वाली चीजों में से एक नए नियमों की बाढ़ थी। और विनियमन परिभाषा के अनुसार मौजूदा कंपनियों के पक्ष में होता है और यह बड़े व्यवसायों की मदद करता है और यह छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को नुकसान पहुंचाता है ना? क्योंकि छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय वे नहीं, उन्हें इन नियमों का पालन करने के लिए बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है। बड़े व्यवसायों के लिए यह उनकी समग्र लाभप्रदता की एक छोटी लागत है और यह भी एक तथ्य है कि वे नियमों को बहुत अधिक प्रभावित कर पाते हैं। तो जो हुआ वह यह था कि विशेष रूप से ट्रंप ने, आप जानते हैं, विनियमन के बारे में बहुत बात की। अब बाकी दुनिया ने फैसला किया, ठीक है, हमें भी अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए बहुत अधिक अविनियमन करने की आवश्यकता है। यह उस विषय का भी विस्तार है जिसके बारे में हमने बात की, प्रणॉय, कि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बना सकते हैं या नहीं, लेकिन वह बाकी दुनिया को फिर से महान बना रहे हैं। मागा। हाँ, मेकिंग अर्थ ग्रेट अगेन, यह एक बेहतरीन नारा है। लेकिन मुझे लगता है कि यही वह है जो, यह आपका नारा है। यहां भी यही हो रहा है। विनियम मुक्ति पर हम दूसरे देशों को, खासकर यूरोप को देख रहे हैं। यूरोप हमेशा बहुत सारा विनियामक बोझ डालने के लिए जाना जाता था और कारोबार इसके बारे में बहुत शिकायत करते थे। सही। और यूरोप जो कर रहा है, और इस पर ड्रैगी रिपोर्ट ने भी अपनी बात रखी थी, वह यह है कि वे भी इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, हम विनियामक बोझ कैसे कम करें। अब यह पूरी तरह से विनियमन वापस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि धीमा करना है बढ़ोतरी की गति को। तो यूरोप, आप जानते हैं, लोग यूरोप के बारे में मजाक करते थे कि यह विनियमन की सिलिकॉन वैली है। ठीक है। और हाँ, और दूसरे देशों और उभरते बाजारों में भी जैसा हम देखते हैं। हाँ, असल में हमने अभी अमेरिका और यूरोप दिखाया। हाँ, डीरेगुलेशन कम हो रहा है,
लेकिन ये उभरते बाजारों में भी हो रहा है। हाँ, चिल्ली में वे इन्वेस्टमेंट परमिट के लिए आवश्यक समय को 30 से 70% तक कम कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वियतनाम वे सचमुच डीरेगुलेट कर रहे हैं। वे लगभग 60 लाइसेंसों को खत्म कर रहे हैं या उनमें बदलाव कर रहे हैं। हाँ, अर्जेंटीना किराया नियंत्रण को खत्म कर जिससे आपूर्ति बढ़ गई है। मलेशिया ने कस्टम क्लियरेंस का समय दिनों से घटाकर मिनटों में कर दिया। सऊदी अरब विदेशियों को रियल एस्टेट खरीदने की अनुमति दे रहा है और शेयरों के विदेशी स्वामित्व पर 29% की सीमा हटा सकता है। और भारत सरकार ने एक डीरेगुलेशन कमीशन स्थापित किया है। आखिरकार। हाँ, आखिरकार, बिल्कुल। हाँ, हमें यह देखना होगा कि ये कितना काम करता है, लेकिन ट्रेंड है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है अब जस्ते हैं, यही मैंने कहा था कि आप जानते हैं जैसे एलन मस्क, जब उन्होंने एक तरह से डोज के बारे में बात की, ये अमेरिका के कई हिस्सों में सरकार को कम करने और डीरेगुलेशन को लेकर एक बहुत ही जैसे अलोकप्रिय कॉन्सेप्ट था और उन्होंने इसे अपने ही, आप जानते हैं, जैसे कुछ हद तक क्रेजी चैंसो वाले तरीके से। लेकिन जैसे मैं भारत और दूसरी जगहों पर हैरान था, जैसा कि आप जानते हैं जिन्होंने सरकार से निपटा है वे लगभग एक तरह से चुपके से उम्मीद कर रहे थे, काश हमारे पास एक डोज होता हमारे जीवन में सरकार की भागीदारी को कम करने के लिए। सही सही। और मुझे लगता है कि हमें, आप जानते हैं, यहाँ मैसेज मिल रहा है कि हाँ, आम आदमी पर नियामक बोझ को कम करने में कुछ बात है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नियमन लगाने के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे छोटे और मझोले व्यवसायों को नुकसान पहुँचता है। बड़े व्यवसायों को, आप जानते हैं, नियमन से कोई दिक्कत नहीं होती है और वे यह भी प्रभावित कर पाते हैं कि नियम कैसे बनाए जाते हैं। बेशक। कि फ़ायदा किसे होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा ग्लोबल ट्रेंड है और कुछ ऐसा है जो ग्लोबल विकास में मदद कर सकता है अगर ये गति बनी रहती है, जो मुझे लगता है कि बनी रहेगी। और भारत के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में नियमन पर ध्यान केंद्रित करने पर वापस लौटते हुए, जैसा कि आपने कहा, बहुत ज़्यादा सरकारी दखलंदाजी लोग कम चाहते हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार भी होता है। हाँ, कि आपको ये चाहिए तो आप पैसे दें, हर जगह, है ना, नीचे तक हर जगह इतनी ज़्यादा सरकार। हाँ, इससे और ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। क्या भारत में अविनियमन से भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है? बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह एक सार्वभौमिक निष्कर्ष है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम इस पर अमल करें। ठीक है, 10 में से आपका 9वां, और यह अविनियमन का उल्टा है, अप्रवासन को विनियमित करना है। हाँ, अप्रवासन विरोधी अब पश्चिम में एक भावना है, अप्रवासन गिरता रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 2025 में चरम वर्ष की तुलना में दुनिया भर में शुद्ध अप्रवासन कम है। और अगर आप 2023 को देखें, अमेरिका में बहुत ज़्यादा कम है, यूरोप में बहुत ज़्यादा कम है और इंग्लैंड में भी कम है। ये वही भावनाएं हैं। क्या यह एक तरह की प्रतिक्रिया है क्योंकि उन्होंने इसे ज़रूरत से ज़्यादा किया, या ये थोड़ा नस्लवाद है? ये क्या है? खैर, मुझे लगता है कि तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण खोज ये है कि अमेरिका पर बहुत ज़्यादा ध्यान है ना, और कैसे अमेरिका बहुत ज़्यादा अप्रवासन विरोधी हो गया है और ऐसी ही चीज़ें। लेकिन उसने दीवार नहीं बनाई। हाँ, लेकिन वो हर तरह की दूसरी चीज़ें कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि यह सिर्फ अमेरिका नहीं है, ये बहुत सारे पश्चिमी देश हैं, हाँ, जो ठीक उसी का पालन कर रहे हैं। हाँ, उदाहरण का अपने ही शांत तरीके से यूके सहित। हाँ, ठीक है। और इसका बहुत कुछ कारण यह है कि आंशिक रूप से, जैसा कि आपने कहा, यह एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि पहले कुछ वर्षों में हमने अप्रवासन का यह भारी प्रवाह देखा जो हुआ, और इसका कुछ कारण यह है कि आप जानते हैं, अच्छे या बुरे के लिए लोग जातीय पहचान के इस मुद्दे को लेकर एक तरह से बहुत सुरक्षात्मक महसूस करते हैं। आप जानते हैं, जैसे यह विचार कि आप नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग यहाँ आए और उसे बिगाड़ दें, जिसे वे अब अपनी जातीय पहचान मानते हैं। आप जानते हैं, उन लाभों के बावजूद जो इनमें से कुछ आर्थिक रूप से ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है कि यही पूरी बात है कि जो अच्छी अर्थनीति होती है वह अक्सर खराब राजनीति होती है। और मुझे लगता है कि आप्रवासन के साथ यहाँ यही मुद्दा है, लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि यह सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी दुनिया में हो रहा है। बहुत कम राष्ट्र, शायद कुछ नॉर्डिक राष्ट्र, स्पेन, अभी भी आमतौर पर आप्रवासन समर्थक हैं, लेकिन पूरे एंग्लो सैक्सन दुनिया में आप्रवासन की दरें कम हो गई हैं। पूरे पश्चिम में। सिर्फ अमेरिका नहीं। सिर्फ अमेरिका नहीं,
और जैसा कि आपने कहा, दूसरे देशों में कनाडा, उन्होंने नए स्थायी निवासी परमिट में 20% की कटौती की है। असफल शरण दावेदारों को तेजी से हटाना। दूसरे देशों में ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए शुल्क बढ़ा दिए। वीजा हॉपिंग को प्रतिबंधित करने के लिए नियम जोड़े। हर कोई कटौती कर रहा है। जापान अब शून्य अवैध आप्रवासी योजना पर है। उसने स्थायी निवासियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। मेरा मतलब है, ये सब आपने जो रिसर्च की है, हाँ, और इससे पता चलता है कि हर देश सिर्फ अमेरिका ही नहीं बस कटौती कर रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आप जानते हैं कि, और भारत में जैसा कि आप जानते हैं, तो हमारे सामने उलटी समस्या है, जो ये है कि जहां तक भारत का सवाल है, इस देश को छोड़ने वाले लोगों की संख्या सही बहुत बढ़ गई है ना। तो आप जानते हैं, लगभग करीब 1 दशक पहले मैंने यह स्टडी की थी, ये दिखाने के लिए कि भारत छोड़ने वाले करोड़पतियों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। सही। और यू गॉट योर सेन, जैसे मैंने उसके बारे में बात की है। हाँ, अब वह ट्रेंड असल में थोड़ा कम हो गया है, यानी भारत छोड़ने वाले अरबपतियों की संख्या खासकर कुल करोड़पतियों के हिस्से के रूप में स्थिर हो गई है, या असल में थोड़ी कम हो गई है, जो मेरे ख्याल से अच्छी खबर है। ठीक है। लेकिन अब हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि कुल मिलाकर भारत से जो बड़े पैमाने पर आप्रवासन हो रहा है उसमें तेजी से वृद्धि हुई है। कि आप जानते हैं, जैसे 80 और 90 के दशक में यह लगभग संतुलन में था, लेकिन फिर पिछले दशक में इसमें लगभग 3 लाख के ट्रेंड तक तेजी आई। हाँ, कुल आधार पर। हाँ, आपके पास असल में उस पर एक ग्राफिक है, लेकिन उस पर आने से पहले बस वह सवाल जो आपने उठाया कि आर्थिक रूप से यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ। मेरा मतलब है, यह राजनीतिक रूप से मदद करता है। आप जानते हैं, इन विदेशियों को बाहर रखो वगैरह, लेकिन अमेरिका में भारतीय वास्तव में अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय समुदाय या भारतीय मूल के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय अमेरिका में किसी भी समुदाय से सबसे अधिक है। हाँ, कहीं ज्यादा। हम सभी बड़ी कंपनियों, आप जानते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, हर जगह आगे हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, भारतीय आर्थिक मामला है, इससे कोई फर्क नहीं, गैर किफ़ायती है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरी जगहें भी जो बढ़ेमय मैग्नेट बन गई हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, भारतीय तेजी से कहाँ प्रवास कर रहे हैं? अमेरिका सबसे बड़ी जगह बना हुआ है। सही। लेकिन इसमें मध्य पूर्व जैसी जगहें भी हैं। हाँ, आप जानते हैं, जहां उन्हें भारतीय कामगार चाहिए, और भारतीय वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उन्हें वहां पर हर तरह के भारतीय कामगार चाहिए। लेकिन हमारे लिए मुद्दा यह है कि हम क्यों चाहते हैं कि इतने सारे लोग हमारा देश छोड़ कर जाए। सही। हमारे पास होना चाहिए, चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में रहें। हाँ, और मुझे लगता है कि यही हुआ है। खासकर आप जानते हैं, आईआईटी के ग्रेजुएट जिन्हें वाकई में सब्सिडी वाली शिक्षा मिलती है, जिस मिनट वे क्वालिफाई करते हैं, वे 3 अक्षर आईआईटी आपको दुनिया में कोई भी नौकरी दिला देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए भारत में हमने देखा है कि उत्प्रवास, भारत से बाहर जाने वाला उत्प्रवास बड़े पैमाने पर काफी तेजी से बढ़ा है। सही है। पिछले कुछ सालों में तो अब हमारे यहाँ हर साल लगभग 7 लाख लोग देश छोड़ रहे हैं, जो पहले औसतन 3 लाख हुआ करता था। हाँ, ऐसा ही है पिछले कुछ सालों में। हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल वही है। आप जानते हैं, हमारे पास ये दिखाने के लिए डेटा है कि आप जो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन विकसित देशों में गिरता रहता है, लेकिन भारत में आने वालों से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। कुछ साल पहले 3 लाख की शुद्ध संख्या जा रही थी। हाँ, अब 6,70,000 तक। ये इस देश से जाने वाले लोगों की संख्या के 2 गुने से भी ज़्यादा है, और उनमें से कई बहुत योग्य लोग हैं। हाँ, तो इसमें काफी तेजी आई है। हाँ, इसमें से ज्यादातर मध्य पूर्व जैसे स्थानों पर जा रहा है, और केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जहां से जाने वालों की शुद्ध संख्या ज्यादा है। ठीक है ना, और जाहिर है उनकी आबादी कम है। लेकिन जैसे भारत और चीन से एक साल में देश छोड़ने वाले उत्प्रवासियों की संख्या लगभग बराबर हुआ करती थी, लगभग 3 लाख, चीन उस स्तर के आसपास स्थिर हो गया है। आप जानते हैं, समान आबादी के साथ हमारी संख्या में काफी तेजी आई है। और जैसा कि मैंने कहा कि तो चीन में अप्रवासन नहीं, उत्प्रवासन ज्यादा नहीं बढ़ा है। ये लगभग 3 लाख सालाना है। ऐसा लगता है कि यह उसके आसपास स्थिर हो गया है। लेकिन भारत के मामले में यह बढ़कर 6 लाख से ज्यादा, न 6,70,000, 7 लाख के करीब। हाँ,
और जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश ही एकमात्र जैसे एकमात्र देश हैं जो बांग्लादेश लगभग समान है, पाकिस्तान जाहिर कारणों से ज्यादा है, और फिर यूक्रेन ने भी देखा, लेकिन वह दक्षिण में हुए युद्ध के कारण एक बार की बात है। तो मुझे लगता है कि हमें जो करने की जरूरत है, और यही वह है, जैसे ये हमारी चर्चा की शुरुआत पर वापस आता है, सामान्य तौर पर भारत को अगर मैं कहूं तो ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि हम कैसे ज्यादा इंपोर्ट कैपिटल करें और हम कैसे कम लोगों को निर्यात करें, लोग और कम मजदूरों को। सही, मुझे लगता है कि वही होना चाहिए। बहुत बहुत सही। हाँ, हमारे लिए एक बड़े पॉलिसी ढांचे की तरह, क्योंकि वे दोनों हैं, ये बहुत मददगार, कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर रहें और सरकार ये देखे इतने सारे लोग अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, वे ये देश क्यों छोड़ रहे हैं। सही। हम उन लोगों को यहां चाहते हैं क्योंकि जैसा कि आपने कहा, जाने वाले बहुत से लोग विदेश जाने पर बहुत अच्छा करते हैं। सही सही। हाँ, क्योंकि भारतीयों का डीएनए दुनिया में किसी और से बेहतर है, इसीलिए। बढ़िया बढ़िया राष्ट्रवादी लाइन। माफ करना, कुछ लोग जो भारत छोड़ने के बाद बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ मौजूद किसी का भी, लेकिन आप जानते हैं वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं, खासकर आपके शोध में। अब ये तो बस एक भयानक खबर है, मैं इसे सेंसर करना चाहता हूं। आपका 10वां फोरकास्ट ये है कि शराब की खपत अपने चरम पर पहुंच गई है। अमेरिकी अब तक के सबसे निचले स्तर पर शराब पी रहे हैं। अमेरिकियों का प्रतिशत जो खुद रिपोर्ट करते हैं कि वे शराब पी रहे हैं, 66 से गिरकर 54 हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ये तब से सबसे कम है जब से गैलप ने 1930 के दशक में ये सवाल पूछना शुरू किया था, है ना? तो कि अमेरिकियों की संख्या, और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा है। शराब की खपत, अगर आप इसे देखें, पेयों की संख्या जैसे यूके में एक दिन में एक नए निचले स्तर पर आ गई है। रूस जैसी जगहों में भी जो जाना जाता है, आप जानते हैं, हाँ, उनकी भारी शराब की खपत के लिए वो कम हो गई है। और यहाँ बहुत आत्म जागरूकता है, जो ये है कि अब बहुत से लोग सोचते हैं कि संयम से पीना भी, और ये विज्ञान द्वारा समर्थित है, संयम से पीना भी स्वस्थ नहीं है। हाँ, वे कहते थे कि दिन में एक ड्रिंक ठीक है, लेकिन अब वह गलत साबित हो गया है। हाँ, किसी भी तरह शराब पीना अस्वस्थ है। सही है। तो इसकी सहकर्मी समीक्षा की गई है, जैसा आप कहना चाहेंगे। हाँ, उस तरह की रिसर्च। साथ ही बात यह है कि इसका कुछ हिस्सा जाहिर है ये है कि पश्चिमी देशों में वे कैनाबिस जैसी चीज़ों की ओर थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें नशा मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य शराब की तुलना में साइड इफ़ेक्ट्स कम है। मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मुख्य रूप से ये स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी जागरूकता है, क्योंकि वही ट्रेंड हमने सिगरेट के लिए भी देखा है। लेकिन सिगरेट के बारे में तो जाहिर है अब सब जानते हैं, लेकिन अब जो ट्रेंड तेजी पकड़ता दिख रहा है वह शराब को लेकर है, और हम इसे स्टॉक की कीमतों के उतार चढ़ाव में भी देख सकते हैं। हाँ, स्टॉक की कीमतों पर पिछले 6-7 सालों का आपका डेटा यही बताता है कि शराब के स्टॉक अब तेजी से गिर रहे हैं। सामान्य स्टॉक 158 से बढ़ गए हैं, और इस दशक में 60% से। हाँ, 60%। हाँ, 58-60%। हाँ, और शराब नीचे लगभग 30%, 65 नीचे, 35%, और इनमें वाइनरी डिस्टिलरी शामिल हैं। तो बात यह है कि लोग कम शराब का सेवन कर रहे हैं और मार्केट इसे कीमत में शामिल कर रहा है। तो सामान्य स्टॉक 58% ऊपर हैं, अल्कोहल स्टॉक 35% नीचे हैं। हाँ, कुल मिलाकर मार्केट वैश्विक स्तर पर इतना ऊपर है। हे भगवान, वह तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी कुछ बताने वाला डेटा है। यह इस बात का संकेत है कि अल्कोहल के मोर्चे पर चीज़ें बदल रही हैं। मुझे संदेह है कि जागरूकता के कारण इसमें तेजी आएगी। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत एक अपवाद है, दोनों पर हम यहाँ हैं, शराब और सिगरेट दोनों पर, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, लेकिन खासकर शराब पर, शायद इसलिए कि यह घरेलू आधार से शुरू हुआ। आपने कहा कि भारत ने इस अल्कोहल पर ट्रेंड को मात दी है। भारत में शराब की खपत असल में बढ़ी है। सही है। और चीन में 5% की गिरावट है, जर्मनी में 2% की, हर जगह गिरावट है, और भारत में 2.5% की बढ़त है। असल में यह अच्छी खबर नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि यही बात है कि एआई, कि बेशक एआई मेरे पूर्वाग्रहों को देखते हुए, आप जानते हैं पिछले साल मैंने इस बारे में बात की थी कि मैं मोटापा रोधी दवाओं का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक प्रकृतिवादी हूँ। इस साल मैं कहूँगा कि मैं यह देखकर खुश हूँ, शराब के प्रति मेरी अरुचि को देखते हुए। तो ये पक्षपाती आंकड़े हैं, है ना?
खैर, ये डेटा है, अगर कोई इन्हें जांचना चाहता है तो वे बात कर सकते हैं। नहीं, हम इसे बिटवास करते हैं। तो अब तक 10 हो गए। चलिए जल्दी से इन सब पर नजर डालते हैं। पहला यह है कि AI एक बुलबुला है। हाँ, कुछ भी जो आप जोड़ना चाहते हैं बस। नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आप जानते हैं, उस लिहाज से ये पहचानना है कि AI एक बुलबुला है, लेकिन ये फूलता रह सकता है। एक तरह से इसमें कोई विज्ञान नहीं है। सही, लेकिन मुझे 10 साल वाली बात अच्छी लगी और ये जो था उसका 10 गुना तक पहुंच गया है। हाँ, ये इसे देखने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका है, आप जानते हैं। और ब्याज दरें बढ़ सकती है। 4 ओ हैं जिन्हें आप देखते हैं। हाँ, हम बबल मीटर पर कहाँ हैं? सही, यही मैंने यहां करने की कोशिश की है। हम उस पर काफी ऊंचे हैं और हम उस पर काफी आगे हैं, लेकिन इसमें कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन दूसरा ट्रेंड यह तथ्य है कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बुलबुले फूटते हैं। और अमेरिका में सामर्थ्य के संकट को देखते हुए, सामर्थ्य का संकट, ब्याज दरें बढ़ सकती है। ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। वह जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ा मुद्दा है और ये ज़्यादा हैंडआउट्स और दूसरी, आप जानते हैं, इस तरह की जांचें किए जाने से एक और बड़ा मुद्दा बन सकता है जो अमेरिका में दिए जाते हैं। हम और फिर आपने कहा दुनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर प्रदर्शन करेगी। हाँ, बाकी दुनिया इकोनॉमी में उनसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। और खास तौर पर स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट और डॉलर इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि अगर डॉलर कमजोर होता है जो बाकी दुनिया को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। क्या ये आपके ये क्या है? मेगा पृथ्वी को फिर से महान बनाओ। हाँ, बनाओ, मतलब लगभग बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ट्रंप का प्रभाव बाकी सभी को तेजी से बढ़ा रहा है। हाँ, बाकी दुनिया को फिर से महान बनाओ। और आप कह रहे हैं कि क्वालिटी स्टॉक फिर से चमकेंगे। इस साल इसमें लगभग 10% की गिरावट आई। एक रिलेटिव बेसिस पर। हाँ, एक रिलेटिव बेसिस पर। हाँ, और ये होने वाला है, ये फिर से चमकेगा। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब हम इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि क्वालिटी वह है जो आपके पास समय के साथ होनी चाहिए, वह क्वालिटी अच्छा प्रदर्शन करती है और वापसी करती है। तो ये वो कॉल है जो हमारे पास यहाँ है। तो आपने कहा था कि पिछली बार चीन फिर से निवेश के लायक था और ये निवेश के लायक था, स्टॉक मार्केट ऊपर गया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि चीन का इकोनॉमी कमजोर रहेगा। हाँ, और 2 नकाबों से छिपा हुआ है। हाँ, वे 2 नकाब बहुत दिलचस्प थे। हाँ, लेकिन वे 2 नकाब, जैसा मैंने कहा, वे AI हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप चीन में कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप इसे AI के लिए करते हैं। AI के बाहर चीन में घरेलू इकोनॉमी अच्छी हालत में नहीं है। तो AI एक नकाब है जो आप जानते हैं स्टॉक मार्केट को सहारा दे रहा है, या कम से कम वहां के इकोनॉमी की बुराइयों को छिपा रहा है, क्योंकि नहीं तो कमाई की वृद्धि नकारात्मक है। हाँ, टेक क्षेत्र के बाहर। और दूसरा है निर्यात का महादानव, चीन में वो जारी है। वह बढ़वा दे रहा है। हाँ, मेरा मतलब है आंकड़े। हाँ, यह आंकड़ों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन आप जानते हैं यही कारण है कि मुझे लगता है कि एक बड़ी ग्लोबल प्रतिक्रिया होगी। अब आप कह रहे हैं कि जो प्रतिक्रिया होगी वह चीनी डंपिंग के कारण भी होगी। निर्यात मुख्य रूप से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वे बस कीमतें घटा रहे हैं। हाँ, 20% से। हाँ, वे इसका खर्च कैसे उठा पा रहे हैं? वह अभी भी। मैं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मामले में, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ध्यान इस पे और ज्यादा जाएगा, क्योंकि बाकी दुनिया इस दर्द को कितना झेल पाएगी। और आपका 7वां पॉइंट था वेनेजुएला ट्रम्पेला होने से भी पहले दक्षिण अमेरिका में आपने कहा था मुड़ जाएगा और ज्यादा दक्षिण पंथ की ओर मुड़ता रहेगा। हाँ, यह सिर्फ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। एक सत्ता विरोधी लहर लैटिन अमेरिका से गुजर रही है। वहां पर जैसे सभी वामपंथी सरकारों का शासन हुआ करता था, आर्थिक प्रदर्शन, अपराध, भ्रष्टाचार समस्याग्रस्त रहे थे, और इसलिए अब यह दूसरी तरफ मुड़ रहा है। लेकिन जिस बड़े इलेक्शन पर नजर रखनी है, जो डिटरमिन करेगा कि यह ट्रेंड वास्तव में काम करता है या नहीं, वह शायद ब्राजील होगा। ब्राजील इस साल अक्टूबर में। आपका 8वां वाला बहुत दिलचस्प था। इस अचानक एहसास के कारण कि रेगुलेशन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, तो विनियमन की गति जारी रहेगी, न केवल पश्चिम में बल्कि उभरते बाजारों में भी, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि आप जानते हैं, यह अब कई देशों में एक चर्चित शब्द बन गया है कि वे यह देखना चाहते हैं कि सरकार वास्तव में
आप जानते हैं जैसे हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। और मुझे लगता है कि बहुत अधिक विनियमन से छोटे और मझोले व्यवसायों के पीड़ित होने के कारण विनियमन की यह गति बढ़ सकती है। और फिर उस तरह की नफरत। हाँ। आप्रवासन। हाँ। आप्रवासी विरोधी, और यह कि इन सभी पश्चिमी देशों में आप्रवासन कम हो रहा है और भी तेजी से कम होता रहेगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आप जानते हैं जैसे इस मोर्चे पर अब बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, तो मुझे लगता है कि वह ट्रेंड और तेज हो जाएगा, क्योंकि हर बार जब कोई नकारात्मक घटना होती है, अगर आप ध्यान दें, जिस क्षण यह किसी अप्रवासी के कारण होती है, यह कहीं ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, बजाय इसके कि अगर इसका कारण हो तो ये पूरा जातीय मुद्दा अब बस एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हाँ, और ये पश्चिमी देशों में, और ये राजनेताओं के लिए काम कर रहा है और वे इसे जारी रखेंगे। वे इसका शोषण करते हैं। हाँ, सही। और फिर आपका अंतिम बिंदु जो आपको बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, लेकिन सौभाग्य से डेटा आपसे सहमत है। पूरे पश्चिम में शराब की खपत चरम पर है और उभरते बाजारों में शराब की खपत में गिरावट आई है। केवल भारत में बुरी खबर यह है कि ये अभी भी बढ़ रही है। हाँ, लेकिन आमतौर पर ट्रेंड नीचे है, और मैं इसे मुख्य रूप से इसके स्वास्थ्य परिणामों के बारे में बहुत अधिक जागरूकता के कारण तेज होते हुए देखता हूं। इसका कुछ हिस्सा भांग द्वारा कैनिबलाइज किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मुख्य ट्रेंड है। और इसीलिए सही, शराब की खपत। और ये भारत में क्यों बढ़ रही है? मुझे लगता है कि शायद यह सिर्फ इस वजह से है कि आप जानते हैं, इसका कुछ हिस्सा सिर्फ औपचारिकीकरण है। आप जानते हैं, जिसमें शराब के अन्य रूपों को इसके संदर्भ में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन आमतौर पर शायद है। और साथ ही जागरूकता बहुत कम है शायद कि स्वास्थ्य संबंधी परिणाम, क्योंकि सिगरेट पर भी आप जानते हैं, हम एक तरह से ग्लोबल ट्रेंड का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ जागरूकता थोड़ी समस्या है, और इसका कुछ हिस्सा औपचारिकीकरण बनाम अनौपचारिक उपभोग है। अच्छा रुशील, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सच में बहुत कुछ सीखा, और यह वाकई में आपके सबसे अच्छे कामों में से एक है। माफ़ करना, क्या मैं ये हर साल कहता हूँ, लेकिन यह बेहतर और बेहतर होता जाता है, और आपके अवलोकन आकर्षक हैं, सभी डेटा और ठोस शोध द्वारा समर्थित। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्राणोय, ये करना हमेशा आनंददायक होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया जानकारीपूर्ण था, और मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि सबने सीखा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।